Hello everyone, welcome to the online platform of live classes Sirsa. Today we are going to discuss about our next chapter, life process, class 10th biology. तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है बट स्कोरिंग है. इस चैप्टर को अगर आपने आराम से पढ़ लिया, ध्यान से समझ लिया, तो इस चैप्टर में नंबर कटने के तो कोई चांस नहीं है और आपको अच्छा स्कोर दिलवाएगा ये चैप्टर बायो में. चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले लाइफ प्रोसेस. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है. देखो, फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. अच्छा, एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है. अगर हमने ये बताना है कि वो वाली चीज़ जिंदा है या नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं, तो उसमें क्या क्या देखेंगे हम. एक आदमी मरा हुआ है, एक आदमी जिंदा है. हमने कैसे बताया कि वो लाइव है, कैसे बताया वो लिविंग है, कैसे बताया, देख के बताया. देखने पे हमें क्या क्या मिला, देखने पे हमें क्या क्या मिला, देखने पे हमें मिला कि उसके अंदर क्या हो रही है बेटा, मूवमेंट हो रही है. ठीक है, देखने से पता लगा कि उसकी क्या हो रही है बेटा, ग्रोथ हो रही है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है. और क्या पता लगा, हमें पता लगा कि उसमें मूवमेंट हो रही है, तो हम किसी पर्सन को बता सकते हैं कि दैट इज अलाइव. अगर उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो हम बता सकते हैं कि दैट इज अलाइव. और अगर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है अपनी लाइफ टाइम में, मतलब रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तब भी हम उसको क्या कह सकते हैं, लाइव है. ठीक है, अगर वो रेस्पायर कर रहा है, सबसे पहली बात, सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, तब भी हम उसे क्या कह सकते हैं कि बेटा वो पर्सन अलाइव है. तो अगर आपके मिड टर्म में ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, तो हम क्या बताएंगे, देयर आर सम स्टेप्स और सम क्राइटेरिया टू फाइंड आउट वेदर समथिंग इज लाइव और नॉट, अलाइव और नॉट. फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे मूवमेंट, सेकंड हेडिंग डाल के लिखेंगे ग्रोथ, थर्ड हेडिंग डाल के लिखेंगे रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ हेडिंग डाल के लिखेंगे रेस्पिरेशन. ठीक है, ये आ गया. बस इन्हीं से हमने अपना चैप्टर शुरू करना है. चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस. चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस. अच्छा, अब हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है. देखो बेटा, नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है, लाइफ के प्रोसेसेस. लाइफ के प्रोसेसेस लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए अपनी लाइफ टाइम जितने भी प्रोसेसेस उसकी बॉडी में चलते हैं, उन्हीं सभी प्रोसेसेस को मिलाकर के क्या टर्म दी जाती है, लाइफ प्रोसेसेस. अपनी लाइफ टाइम में थ्रू आउट द लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी में उसकी बॉडी में जो जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, दीज आर फॉर देयर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, उन सबको मिला करके हम क्या टर्म देते हैं, लाइफ प्रोसेस. दिस एग्जाम्पल, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, खाना. ओके जी, खाना खा लिया. जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है. जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, सांस ले लिया. जिंदा रहने के लिए ब्लड का फ्लो जरूरी है, ये सर्कुलेशन जरूरी है. जिंदा रहने के लिए जो खाया उसका बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, एक्सक्रीशन जरूरी है. तो दीज आर द 4 लाइफ प्रोसेस विच आर, जो हमने इस चैप्टर में अभी कवर करने हैं. समझ में आ गया. तो फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो लाइफ प्रोसेसेस आर द दोज प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और जो उसकी बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ चलेंगे, उन्हीं सभी प्रोसेसेस को मिलाकर क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेसेस. और इस चैप्टर में हमने फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. सीरीज बाय सीरीज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से समझ के. तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज न्यूट्रिशन. अब हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, न्यूट्रिशन. हम सीक्वेंस में चलेंगे बेटा. सबसे पहले न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट सीरीज में रेस्पिरेशन करेंगे, नेक्स्ट सीरीज में सर्कुलेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन. चैप्टर लेंथी है, मैंने पहले ही बोल दिया, बट अच्छा है, मजा आएगा. तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन. चलो जी, व्हाट इज न्यूट्रिशन. मैंने बोला न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, खाने को खाना. खाने को खाना, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड या इनटेक ऑफ फूड. ठीक है जी, किसके द्वारा, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा. और उस खाने से क्या मिल सकता है उसको, उसकी बॉडी को एनर्जी मिल सकती है. अब एनर्जी मिलेगी और उस खाने से न्यूट्रिएंट्स जो मिलेंगे बॉडी को बिल्ड करेगा, ग्रोथ होगी उसकी बॉडी से, रिपेयरिंग होगी. या सीधी सी लैंग्वेज में बताऊं तो खाने को खाना इज नोन एज न्यूट्रिशन. खाने को खाना, हम एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन.
हो गया जी। अब इस न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी में क्या एंटर करेंगे बेटा, न्यूट्रिएंट्स एंटर करेंगे। हमारी बॉडी में क्या जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में जा सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स कार्ब्स की फॉर्म में जा सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स फैट की फॉर्म में जा सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स की फॉर्म में जा सकते हैं, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यही चीजें हमारी किसके लिए जरूरी है, बॉडी को बिल्ड करने के लिए जरूरी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए जरूरी है, और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? सीधी सी बात है, खाने को खाना और उस खाने से मतलब न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी में क्या आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी, फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं? फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बात को ध्यान से समझना, दो टाइप है हमारे न्यूट्रिशन की। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं, चलो जी फर्स्ट उठाते हैं। फर्स्ट में बेटा मेरे पास दो टर्म्स आई हैं, ऑटो प्लस ट्रोपिक, ऑटो प्लस ट्रोपिक। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद से। ट्रोफिक का मतलब क्या होता है, जनरेट करना, सिंथेसाइज करना। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई तो हम किसके टाइप पढ़ रहे हैं बेटा, न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, खाना, खाने को खाना। ठीक है, अगर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें खाना खाया जाएगा, कौन सा खाना खाया जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिज्म ने खाना खुद बनाया होगा। इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं और खाते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते अपने खाने के लिए। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स, किस पे, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। कैसे होगा अभी समझाती हूँ। ठीक है जी, अगर ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटो का मतलब सेल्फ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन अदर। तो दीज आर द, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे, अब हम इसको एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके मिड टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। मिड टर्म में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट वन इज, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ओके जी, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है जी, और ऑक्सीजन, खाने को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा बेटा, रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। घर में हमें सब्जी बनानी है तो पहले कच्ची सब्जी मार्केट से लेके आनी पड़ेगी, फिर ही बनेगा। ऐसे तो मैम फिर हमने खाना खुद बनाया तो हम भी ऑटोट्रोफ्स हैं। नहीं बेटा, हमने खाना कच्ची सब्जी ला करके बनाया है। कच्ची सब्जी तो प्लांट से ही आएगी, तो वो कच्ची सब्जी भी तो किसी ने बनाई होगी, वो हैं ऑटोट्रोफ्स, हम नहीं हैं, हमने उनसे लिया खाना। समझ में आई? तो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से लगते हैं इसमें, CO2 एंड H2O। अब ये तो इनके ऊपर डिपेंड है, तो इनके अंदर कोई भी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, ये इन्हीं पर ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। ठीक है जी, साथ साथ में खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए। इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? इनको नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म के लिए। हो गया? चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने एक एक करके क्या करना है, इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक एक करके क्या करनी है, इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, it is a type of nutrition in which जिसमें क्या होगा, organism makes their अपना खाना खुद बनाएंगे।
मेक्स देयर ओन फूड, ठीक है जी, बना लिया। तो उनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा खाना बनाने के लिए, है ना। तो इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ with the help of किससे हेल्प से, रॉ मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की हेल्प से, ठीक है, हो गया, ठीक है, खाना बना लिया। अब खाना बनाएंगे तो कोई ना कोई प्रोसेस भी चलेगा, जिस प्रोसेस से खाना बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अभी क्या हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया मैम। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल by the process known as photosynthesis, and the organism which make their own food are known as autotrophs या इन्हीं का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ये प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। यहाँ तक लाइन समझ में आ गई? हमने आर इन्वायरमेंट में भी प्रोड्यूसर पढ़े थे। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रोप्स, एंड उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। समझ में आ गया मैम। तो चलते हैं अब आगे। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन बेटा किस तरह से हुआ, प्लांट्स ने अपना खाना खुद बनाया, और किस प्रोसेस से बनाया, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो मिड टर्म में एज इट इज, ये वाली स्लाइड है ना जो, एज इट इज पूछी जा सकती है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर दे, देखो बातें सारी एक ही आ रही है, बस कोई प्रोसेस है, कोई टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है ना। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना बनाने के लिए भी, तो विद द हेल्प ऑफ क्या, रॉ मटेरियल्स। क्या डेफिनेशन समझ में आ गई? बिल्कुल मैम समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो तुम्हारी अगर किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता तुमसे इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एमसीक्यू में पूछ ले, ठीक है। तो क्या है, अब रॉ मटेरियल कौन कौन से है बेटा, CO2 किसकी प्रेजेंस में, इसको यहाँ लिखते हैं, CO2 किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में मैम, ठीक है। साथ में अब क्या चाहिए होगा उसका खाना बनाने के लिए, जैसे हमें खाना बनाने के लिए गैस चलाना पड़ता है ना, एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसे भी खाना बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, सनलाइट चाहिए। और साथ में प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल, एंड सम मिनरल्स भी इसके अंदर चाहिए होते हैं, और कुछ मिनरल्स भी इसको चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए। और उससे क्या बनता है, खाना किस फॉर्म में बनता है, C6H12O6 प्लस रिलीज क्या होती है वहाँ से, ऑक्सीजन। अब इनके खाना बनने से जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है, वही ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। समझ में आया? तो ये बेटा बन गई है क्या, ग्लूकोज। क्या बन चुका है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है मैम, कार्बोहाइड्रेट्स बन चुका है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स अब इनकी बॉडी में स्टोर किस फॉर्म में होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट की बॉडी में स्टोर किस फॉर्म में होती है, द carbohydrates stored in the plant body, प्लांट की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस्मत अच्छी हो तो क्या पता एमसीक्यू में इसको पूछ लें, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। की फॉर्म में क्या होती है बेटा, ये उनकी बॉडी में स्टोर होती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये है जी हमारा लो जी, नोट डाउन कर लो इसको, काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। क्या बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल उसको कौन कौन से चाहिए, रॉ मटेरियल मैम उसको CO2 चाहिए, रॉ मटेरियल मैम उसको H2O चाहिए। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या बनाएगा, खाना बनाएगा। हर चीज रॉ मटेरियल की जरूरी है, कैसे जरूरी है, अभी हम एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं करेंगे, बट तुम्हें वर्बली समझाया जाएगा। हर चीज रॉ मटेरियल की जरूरी है।
गैस नहीं जलाएंगे तो खाना नहीं बनेगा। गैस सब्जी के अंदर नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा, खाना नहीं बनेगा। कच्ची सब्जी नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा। हर चीज़ रॉ मटेरियल की जरूरी है। खाना किस फॉर्म में बना? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में रिलीज क्या हुई? ऑक्सीजन। और वो कार्बोहाइड्रेट्स जो बनी है वो प्लांट की बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है बेटा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। हर इस स्लाइड पे लिखा हुआ हर एक वर्ड तुम्हारे मिड टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके जी। अगर ये बातें दोनों समझ में आ गई तो हमारा इसी के साथ ही बनता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये क्वेश्चन बेटा घुमा के पूछ सकते हैं। ये तो 101% पेपर में आएगा। एक्सप्लेन द, अब इस क्वेश्चन को घुमा के कैसे कैसे पूछा जा सकता है? एक्सप्लेन द प्रोसेस पूछ सकते हैं, ओके। इवेंट्स पूछ सकते हैं, ओके। मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, ओके जी। स्टेजेस पूछ सकते हैं, ठीक है जी। फेजेस पूछ सकते हैं, ठीक है जी। किसके ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ भी आ जाए ना, ये 4-5 बातें लिखा ना, जितनी भी 3-4 बातें अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारा नंबर कहीं नहीं कटेगा, बट लिख के एज इट इज आना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी गलत कर दिया ना तो शायद नंबर कट सकता है। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। करें स्टार्ट। ओके मैम, करो स्टार्ट। तो अब होता क्या है? सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगी। तुमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तो थोड़ा सा याद रह जाएगा। CO2 प्लस वाटर, ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाया? C6H12O6 प्लस O2 बनाया। तो इस खाने को बनाने के लिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हमने इन्हीं सब चीज़ों को क्या करना है? यूज़ करना है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया? देखो पहले सनलाइट। तो सबसे पहले हमें ट्रैप करनी पड़ेगी सनलाइट। फर्स्ट स्टेप इज ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। अच्छा, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, चलो ठीक है। अगर यहाँ पर ट्रैप नहीं लिखा आता ना, कहीं पर किसी बुक में देखा होगा तुमने, एब्जॉर्बिंग लिखा हुआ आ सकता है, एक ही बात है। एब्जॉर्बिंग ऑफ सनलाइट, फर्स्ट स्टेप सनलाइट हो गया। अच्छा, अब क्लोरोफिल की क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल के बिना सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। क्लोरोफिल के बिना सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो हम ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट में क्या लिखेंगे? सनलाइट, फर्स्ट स्टेप इज द इन द फोटोसिंथेसिस ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप में हमने ट्रैप कर ली सनलाइट को, कर ली मैम। नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। अब इसने क्या किया? अब हमने केमिकल इक्वेशन चलानी है। बट हमारे पास कौन सी एनर्जी है? लाइट एनर्जी है। तो हमें इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या कर दिया? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया मैम, हो गया। और अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तुम्हारे सिलेबस में जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। अब देखो, अब सनलाइट और क्लोरोफिल का तो काम शुरू हो गया। अब ये केमिकल एनर्जी सबसे पहले किस पे अटैक करेगी? इस वाटर पे जाके अटैक करेगी और वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देगी। तो लास्ट थर्ड स्टेप इज स्प्लिटिंग ऑफ। अच्छा, यहाँ पर बेटा, यहाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, स्प्लिटिंग भी लिखा हुआ आ सकता है, किसी में क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले। फोटोलिसिस भी लिखा हुआ आ सकता है। मतलब सनलाइट या लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हमने क्या किया? ब्रेक डाउन किया। किसका? लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है, किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो वाटर मॉलिक्यूल है मेरे पास H2O, ये टूटेगा जब सनलाइट या लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में या केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में। तो ये किस में टूटेगा बेटा? H पॉजिटिव, वैसे तो H2O2 प्लस O2 में ये टूट गया। अब देखो, सनलाइट का भी यूज हो गया, क्लोरोफिल का यूज भी हो गया, H2O का भी यूज हो गया। अब क्या बच गया? ओनली CO2। तो अब इस H2O की ब्रेकडाउन से जो H पॉजिटिव निकला है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा। और केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट चैप्टर में रिडक्शन पढ़ी है। रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस कार्बन डाइऑक्साइड पे ऐड करवा रहे हैं तो हम उस स्टेप को क्या बोल देंगे, रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू किस में कन्वर्ट होगा, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये कार्बोहाइड्रेट्स फिर प्लांट की बॉडी में किस में स्टोर हो जाएगी, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। क्या खाना बन गया, क्या खाना बन गया, बिल्कुल मैम बन गया। यही 4 स्टेप हमने लिख के आने हैं। सबसे पहले हमने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, और सनलाइट के एब्जॉर्प्शन का काम कौन करवाता है, क्लोरोफिल करवाता है। दोनों का काम शुरू हो गया। अब वहां से जो लाइट एनर्जी आई है हमने चलानी है केमिकल रिएक्शन, बट हमारे पास कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी। तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। होगी मैम। अब ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी, इस वाटर का ब्रेकडाउन करेगी, यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव वाला यहाँ से निकला हुआ H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा, और क्या बना लेगा, रिडक्शन करवा के किसको क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज C6H12 एंड O6। और जो ये ऑक्सीजन बच गई, ये क्या हो जाएगी, एज इट इज रिलीज हो जाएगी। क्या पूरा स्टेप समझ में आया, क्या पूरा स्टेप समझ में आया, क्या पूरा स्टेप समझ में आया, बिल्कुल मैम समझ में आया। समझ में आया तो आगे चलते हैं। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट दीज रॉ मटेरियल, आपके हाफ ईयरली के लिए, मिड टर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस हैं। फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट दीज रॉ मटेरियल, प्लांट को ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट ने रॉ मटेरियल क्या क्या लिए हैं। हमारे पास रिएक्शन है CO2 प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट करेगी, C6H12 O6 प्लस O2 में। तो अब खाना बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल कौन से लगे हैं, खाना बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल कौन से लगे हैं बेटा, ये लगे हैं। तो हमने यही बताने हैं कि ये उसको मिलेगा कहाँ से। जैसे हमें खाना बनाने के लिए सब्जी मार्केट से मिलती है, तो इसको भी कहीं ना कहीं से मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक करके बताएंगे कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी। फर्स्ट स्टेप इज कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कितनी परसेंट है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट CO2 प्रेजेंट है, 0.03%। तो उसी 0.03% से क्या करेगा, फ्रॉम, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, कहाँ से एक्वायर करेगा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से इसने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, वाटर कहाँ से मिलता है उसको, रूट से। वाटर कहाँ से मिलता है, रूट्स में। अच्छा, वाटर भी कहाँ से मिलेगा उसको, सॉइल से। ऐसे याद कर लेते हैं, सॉइल से, फ्रॉम सॉइल, और सॉइल में क्या है, रूट्स। तो यहाँ से इसके रूट्स के क्या करेंगे, जो रूट हेयर्स होते हैं, वो खाने को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, समझ में आ गया, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गई मैम। ओके जी। अब क्या बच गया, सनलाइट। थर्ड इज सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलती है, सभी को पता है, सनलाइट की बताने की जरूरत ना पड़े। सनलाइट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन। देखो सीधी सीधी बातें हैं। क्लोरोफिल इज कहाँ होती है, क्लोरोफिल, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। क्या पॉइंट समझ में आ गए। तो सारे के सारे रॉ मटेरियल, तुम्हें कोई छोटे बच्चों वाली बातें नहीं है, तुम्हें सब पता है। सनलाइट वो सन से लेगा, क्लोरोफिल प्लांट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, वाटर वो सॉइल में से, जो सॉइल में रूट्स है, रूट्स के पास रूट हेयर है, वहां से एब्जॉर्ब करेगा, और CO2 उसको कहाँ से मिल जाएगी, एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी। क्या यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, आ सकता है तुम्हारे मिड टर्म में डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस क्वेश्चन के साथ मैं 101% जाना चाहूंगी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर से इक्वेशन उठाएंगे, CO2 प्लस वाटर प्लस गिव्स किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्या मिलेगा हमें इससे बेटा, C6H12O6 प्लस O2। ओके,
अभी तक हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, कैसे खाना बना, किस किस चीज़ का यूज़ हुआ, कहाँ कहाँ से ये रॉ मटेरियल मिले। अब जो खाना बना उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखो सबसे पहले हमें इससे क्या मिला, खाना, फॉर फूड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड। हमें फोटोसिंथेसिस से क्या मिल सकता है, फूड। प्लांट को फूड मिलेगा, प्लांट फूड बनाएगा, उसी प्लांट को हम कंज्यूम करेंगे तो हमें भी खाना मिलेगा। ओके जी। सेकंड नंबर पर और इसमें से क्या निकला, ऑक्सीजन। हमें सांस लेने के लिए इससे क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस ही होता है बेटा, ठीक है। और साथ में हम थर्ड नंबर पे लिख सकते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल भी बना सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये है बेटा, इट इज दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। आगे चले। नाउ अब देखो, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो ये प्लांट है, सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड उसको इन्वायरमेंट से मिल रही है, यहाँ पे रूट्स में, सॉइल में क्या है, वाटर, और ये इसकी रूट हेयर है, इस वाटर को एब्जॉर्ब करती है। खाना बनता है, खाना बनता है तो किसकी फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, बनता। अब यहीं से क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, अच्छा फॉर्म किस फॉर्म में हुआ, बना किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स, या यहाँ पर हम शुगर भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर एक ही बात है, ठीक है। स्टोर किस फॉर्म में हुआ, स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में। ट्रैवल किस फॉर्म में करेगा, उसकी सक्रोज की फॉर्म में, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। ओके जी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, खाने को खाना, न्यूट्रिशन, उस खाने से क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करवाने के लिए, एनर्जी देने के लिए, बॉडी को बिल्ड करवाने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब पहले पढ़ेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स ने अपना खाना खुद बनाया है, किसकी हेल्प से, रॉ मटेरियल की हेल्प से, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। तो वह अच्छा, अब उनको बोलेंगे क्या, ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स, हो गया। अब फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, खाना, वो प्रोसेस जिसमें खाना खुद बनाया जाता है रॉ मटेरियल की हेल्प से, ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इक्वेशन CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। वो कार्बोहाइड्रेट्स बनी किस फॉर्म में, खाना कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, स्टोर किस फॉर्म में हुआ, स्टार्च की फॉर्म में, हो गया। इक्वेशन होगी। प्रोसेसेस, 4 स्टेप लगे, खाना बनाना है तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। अब जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, केमिकल रिएक्शन चलवाने के लिए उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी, सबसे पहले वाटर का ब्रेकडाउन करेगी, जो निकालेगा H2 एंड O2। अब ये H2 जाकर किस पे अटैक करेगा, CO2 के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, रिडक्शन करवा के कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ठीक है जी। अब इसने जो खाना बनाने के लिए इसको जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मिले कहाँ से, CO2 मिली एटमॉस्फेयर से, वाटर मिला सॉइल से, रूट्स से, रूट हेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, सनलाइट कहाँ से मिली, सन से, और क्लोरोफिल प्लांट्स के बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो इससे खाना बना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो इससे खाना मिला, दूसरा इससे ऑक्सीजन मिली, तीसरा हमें इससे क्या मिला, फॉसिल फ्यूल मिली। सारा निचोड़ इसका ये था, समझ में आ गया। ओके जी मैम, समझ में आ गया, ठीक है जी। तो अब स्टोमेटा का एक रोल है छोटा सा, आपके सिलेबस में है तो इसको पढ़ना है, और पढ़ना क्या है, इसको याद करके जाना है, बहुत अच्छे से समझ के और याद करके जाना है, बिकॉज ये क्वेश्चन में पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। व्हाट आर द स्टोमेटा, स्टोमेटा आर, पहले इसको समझो, लिखो पहले, फिर बताती हूँ क्या। स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स, स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द, कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्रेजेंट ऑन द surface of leaf, present on the surface of leaf। लीफ, ये मान लो एक लीफ है, ये एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हमें ये दिखते नहीं एक्चुअली, जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो इस तरह से हमें कुछ पोर्स दिखते हैं, और फिर और इंटरनली माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये बन करके आता है, और इसे क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। ओपन होगा तो बेटा ऑक्सीजन, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, एटमॉस्फेयर से एक्वायर कर लेगा, या ऑक्सीजन जिसके अंदर जो बनेगी लीफ के अंदर वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एक्वायर और रिलीज, इन एंड आउट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस। 100% पेपर में आपके मिड टर्म में, हाफ ईयरली में आने वाला क्वेश्चन है।
हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस, हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक प्लेस। ठीक है जी, अब मैं इसके बारे में आपको समझाती हूँ कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, पहले मैं यही बना के दिखाती हूँ तुम्हें। ये मान लो एक स्टोमेट है, ये आपका क्या है, एक मान लिया स्टोमेट है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्या कर देती हूँ, थोड़ा सा ये बंद कर देती हूँ, ये बंद कर देती हूँ, मान लो ये बंद हो गया जी, ये हो गया बंद। ठीक है, अब क्या करना है इसने, मान लो अब इसके ऊपर यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, चलो पहली बात तो तुम्हें इसकी लेबलिंग आनी चाहिए, लेबलिंग आनी चाहिए। ये जो पोर है बीच वाला, ये जो पोर है बीच वाला, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। इसके ऊपर कुछ ये बने हुए हैं पिगमेंट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। हर सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो दो बीन शेप स्ट्रक्चर से बनाए हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, गार्ड सेल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, गार्ड सेल बोला जाता है। और आउटर लेयर को हमेशा एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं। अब होता क्या, मान लो इस टोमेटा ने क्या होना है, ओपन होना है। अब इसको जरूरत है ओपन होने की, बिकॉज इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्सॉर्ब करनी है, अंदर जो एक्सेस वाटर है उसका भी ट्रांसपिरेशन करवाना है, ऑक्सीजन भी बाहर निकालनी है। तो इसको क्या करना है, ओपन होना है। ओपन होने के लिए क्या करेगा, ओपन होने के लिए क्या करेगा, इसके यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इधर कुछ सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल है मैम, सब्सिडरी सेल्स। यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिसे मैं बोल रही हूँ सब्सिडरी सेल। इसके अंदर बेटा एक आयन प्रेजेंट होता है, एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा, पोटेशियम। कौन सा, पोटेशियम। अब इस स्टोमेटा को किसकी जरूरत है, खुलने की जरूरत है। तो स्टोमेटा आयन क्या करेगा, यहाँ पर ज्यादा ये डिफ्यूज कर जाएगा। कहाँ डिफ्यूज कर जाएगा, अंदर की तरफ। यहाँ पर मान लो ये कैल्शियम प्रेजेंट, ये पोटेशियम प्रेजेंट है। यहाँ से ये क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अब बाहर से अंदर की तरफ मूव कर गया तो स्टोमेटल पोर में इस सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सोल्यूट मतलब इस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इस आयन को कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा बेटा, वाटर भी क्या करेगा, गार्ड सेल क्या करेगा, वाटर भी क्या करेगा, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। वाटर भी क्या होगा, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। अब इसके अंदर आयंस और वाटर का अमाउंट क्या होगी, बढ़गी। जैसे ही क्या करेगा, वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगी तो ये अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगना शुरू होगा, अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगना शुरू होगा। और ये प्रेशर किस पर लगेगा बेटा, गार्ड सेल्स पर प्रेशर लगेगा। किस पर, गार्ड सेल पर प्रेशर लगेगा। और इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर, या आपके पेपर में इसका नाम एक और आ सकता है, ओस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। क्यों, बिकॉज वाटर लगा रहे हैं, है ना, ओस्मोटिक प्रेशर। ये ओस्मोटिक प्रेशर किस पे लगेगा, गार्ड सेल पे लगेगा। इसको, इस चीज को ध्यान से समझो बेटा। मेरे पास सबसे पहले क्या है, ये मान लो स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, मेरे इस सेल से अब इसको खुलने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह से इसको खुलने की जरूरत है। मेरे इस सब्सिडरी सेल से आयंस डिफ्यूज होकर के आएंगे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ डिफ्यूज होकर के आएंगे। अब डिफ्यूज होकर आ गए तो अंदर क्या हो गया, सोल्यूट की यहाँ पर अंदर की तरफ क्या हो गया, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब उस आयंस या सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर क्या फिलअप हो जाएगा, वाटर भी भर जाएगा, वाटर भर जाएगा। अब अंदर वाटर भर गया तो अंदर वाटर फुलाने लगेगा। ठीक है, इस टर्जर, इस पे गार्ड सेल पर बाहर की तरफ प्रेशर लगाना शुरू करेगा। ठीक है, और इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर या ओस्मोटिक प्रेशर। और जैसे ये प्रेशर लगाएगा एकदम से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और हमारा स्टोमेटा, लीव्स का स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब उसने जो काम करना था ओपन होने पर कर लिया। अब इसने क्या करना है, क्लोज होना है। क्लोज होने पर क्या होगा, अब अंदर जो वाटर और सोल्यूट की अमाउंट है वो बाहर आने लगेगी। पहले टर्जिड हो गया था, हार्ड हो गया था, अब वो बाहर आने लगेगी। बाहर आएगी तो यहाँ अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। कम होने पर जो स्टोमेटा पोर होती है ना, स्टोमेटल पोर, वो फ्लैसिड हो जाएगा, लूज हो जाएगा। और लूज होने पर वापस से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या समझ में आ गई कहानी, क्या कहानी समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा स्टोमेटा का काम। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टोमेटा का काम। समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक पॉइंट और समझाना चाहती हूँ कि जो ये गार्ड सेल्स होते हैं ना बेटा, ये जो गार्ड सेल्स है, इनके ऊपर ये जो सेल्स अरेंज है ना, इनकी शेप बताती है। इनकी शेप अलग अलग तरह की होती है। ओपन के टाइम पर शेप अलग हो जाती है, क्लोज के टाइम पर शेप अलग हो जाती है। ठीक है, एक या तो इनकी शेप कैसे पाई जाएगी, इसके अंदर इस तरह से लंबी लॉन्गिट्यूडनल, या इसकी शेप कैसी पाई जाएगी, इस तरह से, इस तरह से।
ठीक है, या तो रेडियल पाई जाएगी या लॉन्गिट्यूडनल पाई जाएगी। अच्छा अब बात समझना, हम किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं, ऐसे बंद करेंगे, ऐसे, ये कौन सी पोजीशन है, लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं आपके गार्ड सेल्स, तब स्टोमेटा क्या होगा बेटा, स्टोमेटा क्या होगा बेटा, क्लोज होगा। ठीक है, अब मैंने इसको खोलना है, अब इसको ऐसे खोलूंगी, ऐसे खोलूंगी, रेडियली अरेंज है, तो रेडियली अरेंज है तो मेरा स्टोमेटा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया, क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? तो दोबारा समझो, सबसे पहले क्या होगा बेटा, इस सब्सिडरी सेल के पास क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है। जब इस स्टोमेटा को ओपन होने की जरूरत है तो ये पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, अंदर की तरफ। अब अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई, हमें अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए नहीं थी, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या एंटर करेगा, इसी के अंदर वाटर भी जाएगा, रूट्स के थ्रू आ गया जो। अब जो ये वाटर जाएगा वो इसके अंदर प्रेशर, स्टोमेटल पोर के अंदर प्रेशर बढ़ा देगा, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, और वो प्रेशर किसकी तरफ लगना शुरू होगा, गार्ड सेल की तरफ लगना शुरू होगा। उस प्रेशर को बोलते हैं टर्जर प्रेशर, या पानी की वजह से लग रहा है तो उसे मैं बोलूंगी ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमारा गार्ड सेल क्या हो जाएगा, एकदम से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन जब होना है तब गार्ड सेल्स की जो सेल हैं या स्टोमेटल पोर है वो टर्जिड होगा, और जब क्लोज होना है तो ये फ्लैसिड हो जाएगा, अंदर से सारा सब्सटेंस बाहर निकल जाएगा और लूज हो जाएगा स्टोमेटा, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या यहाँ से कहानी समझ में आई सारी? बिल्कुल मैम समझ में आई। तो पढ़ते हैं, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू चेंजेस इन द टर्जर प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग गार्ड सेल्स। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स वाटर मूवमेंट वाया ऑस्मोसिस, इसीलिए इसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोला जाता है। व्हेन गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम टर्जिड, जब गार्ड सेल ने वाटर एब्जॉर्ब किया, कब वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जब उसके अंदर बेटा पोटेशियम की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर की अमाउंट उसमें बढ़ गई, ज्यादा होगी तो वो हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, स्वेल होगा और स्टोमेटल पोर ओपन, समझ में आ गया। उल्टा, अब इन्होंने पानी को लूज करना है तो ये फ्लैसिड लूज होंगे, श्रिंक होंगे, और पोर्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया? क्या क्या जरूरत लगी इनको ओपन और क्लोज करवाने के लिए? लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी, कंसंट्रेशन, और हार्मोन्स, एब्सिसिक एसिड। हमने प्लांट हार्मोन पढ़ा है एब्सिसिक एसिड, दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट करता है स्टोमेटा को बंद करके, है ना। तो इसमें यहाँ पर ये इसमें गिवन है। क्या यहाँ से पॉइंट समझ में आ गया? क्या यहाँ से पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमने बताना है कि एक एक्टिविटी से बताओ कि क्लोरोफिल क्यों जरूरी है खाना बनाने के लिए। हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बनेगा, क्यों? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ना। तो मैं अगर तुम पूरा बुक पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें शायद एक एक चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैं तुम्हें इसका एक सार बता देती हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा कि क्लोरोफिल क्यों जरूरी है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सारे मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट नहीं आएगा, बीच में से पूछ लेंगे कि अल्कोहल की क्यों जरूरत पड़गी, आयोडीन की क्यों जरूरत पड़गी, ये जरूरत क्यों है इनकी। ठीक है, इनकी सिग्निफिकेंस पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है बेटा, सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक वेरीगेटेड लीफ लेना है। मैं तुम्हें सीधा सा सिंपल से वे में समझाती हूँ। हमने एक वेरीगेटेड लीफ लेना है। वेरीगेटेड लीफ कौन सा होता है? वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ कौन सा होता है? वेरीगेटेड लीफ होता है इस तरह से धब्बे वाला पत्ता, जिसके ऊपर ऐसे तुमने देखा होगा दाग वगैरह पड़े होते हैं। मनी प्लांट में मिल जाएगा, क्रोटोन के पेड़ में मिल जाएगा, ये मनी प्लांट में मोस्टली मिल जाएगा, सबके घर में होंगे, इसको देखना। तो इस तरह से जो धब्बे वाला लीफ होता है ना, इसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, इस वेरीगेटेड लीफ को क्या करना है, आप समझो इस चीज को। इस वेरीगेटेड लीफ को सबसे पहले क्या करना है, ये मान लो एक वेरीगेटेड लीफ है, मैंने इस पर आउटलाइन कर ली, तो ये वाला पार्ट मेरा व्हाइट है और ये वाला पार्ट मेरा क्या है, ग्रीन है, येलो है या ग्रीन है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, इस लीफ को उबलते पानी में डाल दो। उबलते पानी में क्यों डाल दो? अब ये क्वेश्चन आएगा कि वाई वेरीगेटेड लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वेरीगेटेड लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालना है, क्यों? टू मेक इट सॉफ्ट, ताकि एक्सपेरिमेंट इजीली प्रूफ हो जाए। ठीक है, हो गया। अब उसको क्या किया, अब उस उबलते हुए पानी में से निकाल करके मैंने एक ऐसे बीकर में डालना है, मैंने यहाँ पर पानी उबल रहा है इसमें, और इसमें क्या कर दिया, लीफ डाल दिया। ठीक है, अब इसमें से लीफ को निकाल दिया और एक बीकर में डाल दिया। इस बीकर में मैंने क्या डाला, 70% एल्कोहल डाल दी, 70% एल्कोहल डाल दी। ठीक है, एंड हीट इन अ वाटर बाथ। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर बाथ में इसको हीट करना है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी कि कभी भी बीकर में पानी डाला, उसके अंदर एल्कोहल डाली, उसको बॉयल करने रख दिया, उसके बाद लीफ डालना, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर एल्कोहल तो बेटा उड़ जाएगा,
अल्कोहल उड़ जाएगा तो हमने, या फिर उसमें आग भी लग सकती है ना, डायरेक्ट नहीं उसे उबाल सकते। तो इसको क्या करना है, एक बीकर में या फिर एक पॉट में पानी गर्म ले लिया, उस गर्म पानी के अंदर इस बीकर को डालना है, ना कि डायरेक्ट उबलते में, मतलब बॉयल डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल में क्यों डाला, अल्कोहल में क्यों डाला, क्यों, ताकि उसके अंदर कोई भी अगर क्लोरोफिल है तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। हर स्लाइड पे हर क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, वाटर में क्यों डाला था, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। अल्कोहल में क्यों उसको डिप किया, उसके क्लोरोफिल को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है मैम, करवा दिया। अब मैंने क्या करवाना है बेटा, इसका आयोडीन टेस्ट करवाना है। अब मैंने इसका क्या करवाना है, आयोडीन टेस्ट करवाना है। अब मैंने इस लीफ को लिया और लीफ को फिर से किस में डाल दिया, अच्छा धो लिया इसको फिर से क्लियर उसको सॉफ्ट करने के लिए। फिर मैंने इसको किस में डाल दिया, एक आयोडीन का टेस्ट करवाया इसमें, मैंने इसका आयोडीन का टेस्ट करवाया। अब ध्यान से समझना बात को, इसके अंदर से सारा क्लोरोफिल निकल गया, जितना पहले स्टार्च बना हुआ था वो भी हमने डी स्टार्च करवा दिया था, जिसको डार्क प्लेस में रख के। अब मैंने इसको क्या करवाया, आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करवा दिया, इसको पूरे लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करवा दिया। आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करवाने के बाद हमें कुछ सॉल्यूशन मिले, कुछ ऑब्जर्वेशन मिली। दोबारा समझो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने एक वेरीगेटेड लीफ लिया, उस लीफ को अच्छे से धो लिया, अच्छे से उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब उस बॉइलिंग वाटर में से उस लीफ को निकाल करके अल्कोहल में डाल दे। कितने परसेंट अल्कोहल, 70% अल्कोहल। ये पेपर में आएगा। क्यों डाला, क्योंकि इसमें से हमने जितना भी क्लोरोफिल बचा हुआ था सारे को रिमूव करवाना है। हमने यही तो देखना है ना, क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं, तो क्लोरोफिल को रिमूव करवा दिया। अब मैंने उसका लीफ का क्या किया, आयोडीन टेस्ट करवाया। मैंने उसको क्या करवाया, आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करवाया और मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से क्वेश्चन बन के आएगा कि बेटा स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्यूशन हमें ब्लू ब्लैक कलर का मिलता है। पहली बात तो यहां से ये समझनी है। तो अब इससे बात से क्या समझे कि इस लीफ के अंदर जहां ये धब्बे हैं बाकी पार्ट ग्रीन है, जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हुआ किस, क्या डालने पर, आयोडीन। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या था, स्टार्च। स्टार्च था, स्टार्च कब आएगा, जब वहां पर क्लोरोफिल से खाना बना होगा, क्लोरोफिल होगा, खाना बना होगा तभी। और बाकी पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर में, क्योंकि वो कौन सा था, नॉन ग्रीन पार्ट था, वहां पर स्टार्च बनी ही नहीं थी, खाना बना ही नहीं था, खाना बना नहीं था, उसका कलर नहीं आया। तो यहाँ से क्या जरूरी मिल गया कि स्टार्च को अगर बनाना है तो क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी, और क्लोरोफिल जहां जहां था वहीं वहीं पर ग्रीन कलर था, वहीं वहीं पर ग्रीन कलर था, इसलिए उसका कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो क्लोरोफिल भी खाना बनाने के लिए जरूरी होती है। यहाँ से ये पॉइंट हमारे समझ में आ गया। ठीक है, तो सिंस द क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन एरिया टर्न ब्लू ब्लैक, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया, समझ में आ गया दोबारा। अच्छा नेक्स्ट, एक्टिविटी टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये भी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी कंसेप्ट है। क्लोरोफिल बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड बतानी है क्यों जरूरी है। इसमें इन्होंने क्या किया, मैं सिंपल से कंसेप्ट में तुम्हें समझा देती हूँ। एक बीकर लिया, ओपन बीकर लेना है, थोड़ा सा इस तरह से एक ओपन बीकर ले लेना, एक बीकर ले लिया। ठीक है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाल दिया। कौन सा सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन। क्वेश्चन अभी बताऊंगी क्या क्या आएंगे। इसके ऊपर क्या किया, एक लीफ डाल दिया इसके अंदर इस तरह से, और वो लीफ तुमने ऐसे डालना है आधा बाहर रहे और आधा अंदर रहे। ठीक है, अब इसको कॉर्क से, ढक्कन से बंद कर दिया, ढक्कन से बंद कर दिया। ठीक है, अब थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखा, कुछ टाइम तक 12 घंटे 24 घंटे इसको ऐसे ही रखा। बाद में इस लीफ का क्या करवाया, इस लीफ का क्या करवाया, आयोडीन टेस्ट करवाया, आयोडीन टेस्ट करवाया। तो उसमें क्या पाया गया कि बेटा जो बाहर था ना पार्ट, बाहर था वो तो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, ये तो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, बट ये नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो स्टार्च बनी है बट यहाँ स्टार्च नहीं बनी। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आधा पार्ट किस में था, KOH के सॉल्यूशन में था, एंड KOH इज द, यहाँ से पॉइंट याद रखना है, इट इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ, इट इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस KOH ने क्या किया, इस लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं हुई तो खाना बना ही नहीं, बाकी तो सब कुछ था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी अकेली, खाना बना नहीं, और ऊपर वाले में खाना बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि खाना बनाने के कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि KOH का यूज ही क्यों किया गया, बिकॉज इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2, और ये सारी स्लाइड में यही बात लिखी हुई है। ठीक है, इसको आराम से पढ़ लेना। ओके जी, तो ऑब्जर्वेशन मिल गई हमें, क्या यहाँ तक समझ में आ गई सारी बात।
यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमारे मेन स्टेप कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन में हमारे मेन स्टेप कौन कौन से हैं? ठीक है, तो न्यूट्रिशन में हमारे मेन स्टेप कौन कौन से हैं? हमारे मेन स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज, देखो खाना हमने क्या करवाना है, न्यूट्रिशन लेना है उसका, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन लेना है। तो फर्स्ट स्टेप, या यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में भी मेन स्टेप आ सकते हैं। अब ये डाइजेशन होता क्या है अभी हम समझेंगे पहले। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डाइजेशन करवाने के लिए खाने को खाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं, यही क्वेश्चंस में रिपीट होंगे। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकंड स्टेप इज डाइजेशन, अब खाना पचना शुरू होगा, ओके जी। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, हो गया एब्जॉर्ब, ओके जी। फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन, हो गया एसिमिलेट। क्या होते हैं सारी बातें भी समझाऊंगी। एंड फिफ्थ स्टेप इज इजेशन। 5 स्टेप आपको याद रखने हैं, किसी का भी आ जाए, चाहे अमीबा का आ जाए या कोई हमारे ह्यूमन का आ जाए, कोई भी आ जाए, ये 5 स्टेप आपने टिक करके आने हैं। और अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपको ये सीक्वेंस में पूछ लेगा, सीक्वेंस में अरेंज करो। सबसे पहले क्या आएगा, इंजेशन, फिर क्या आएगा, डाइजेशन। इस तरह से सीक्वेंस में भी आ सकता है कि सबसे पहले इंजेशन, फिर हमारा क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज करना भी आपके आ सकता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगी, ऑटोट्रॉफ्स का हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। तो ऑटोट्रॉफ में हमने क्या पढ़ा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस से न्यूट्रिशन किया जाता है, खाना बनाया जाता है, उसकी इक्वेशन और पूरा प्रोसेस। अब जो खाना बना तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आए, रॉ मटेरियल आने के बाद खाना बना, तो खाना बनाने की सिग्निफिकेंस क्या क्या ज़रूरत है, ज़रूरी क्यों था, इंपॉर्टेंस क्या थी उसकी। खाना बना लिया, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब की गई है, वाटर हमने समझ लिया कि रूट हेयर ने एब्जॉर्ब करवाया, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी लाई गई है, एब्जॉर्ब की गई है, या ऑक्सीजन बॉडी में जो बनी थी बाहर निकाली गई है, उसके लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए होगी। तो उन टीनी पोर्स को हमने क्या बोला, स्टोमेटा बोला। फिर हमने पढ़ा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंप्लीट। फिर हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए 2 एलिमेंट क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो ऑटोट्रोफिक वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट आवर पार्ट इज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो अगर बेटा ऑटोट्रोफिक में ऑर्गेनिजम्स ने अपना खाना खुद बनाया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवा के, तो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। इट इज द टाइप या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ मर्जी लिख लो, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depends किस पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे, अभी समझाऊंगी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन others फॉर देयर फूड। ऑटोट्रॉफ्स ने अपना खाना खुद बनाया था, हेट्रोट्रॉफ अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होंगे। उन्हें आप ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर बोल रहे थे, इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स, या हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, और इन्होंने कंज्यूम किया खाना तो मैं इन्हें क्या बोलूँगी, कंज्यूमर्स। इन्होंने ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए हुए खाने को क्या किया बेटा, क्या किया है, कंज्यूम किया है, तो मेरा यहाँ पर दूसरे इनका नाम क्या हो जाएगा, कंज्यूमर्स। क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये क्या हो गया, डन, ठीक है, हो गया। तो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली on other for their food, ठीक है। एंड these organisms are known as heterotrophs, और प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए हुए खाने को कंज्यूम करने वाले हैं, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, कंज्यूमर। इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, कंज्यूमर। समझ में आ गया, ओके जी। अब हम बढ़ते हैं, अब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ने हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। What are the types of
हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इनका मतलब क्या है कि हमने पढ़ा कि हेट्रोट्रोफ दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो कितने तरह के ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड होता है सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सैप्रोफाइटिक आ जाए या सैप्रोट्रोफिक आ जाए एक ही बात है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले होते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले होते हैं। एंड थर्ड नंबर पर हमारे कौन आते हैं, थर्ड नंबर पर हमारे कौन आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करने वाले, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करने वाले। तो 3 टाइप हमने पढ़ने हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के। कौन कौन से हैं अब इनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रोफिक या सेप्रोफाइटिक। अब मैंने बताया कि ये कौन से हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले हैं, मतलब ये सारे क्या हैं, हेट्रोट्रोफ्स। तो इसका मतलब ये सारे किसी न किसी पर डिपेंड है। इतनी बात तो समझ में आ गई, किसी न किसी पर डिपेंड है, बट डिपेंड किस पे हैं, उसके बेस पर ये टाइप बने हैं। तो टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट डिपेंड्स। किन ऑर्गेनिजम्स पर इट डिपेंड है, ये हमने 3 टाइप पढ़ने हैं। फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन dead and decaying remains of dead and decaying remains of किसके, प्लांट, एज इट इज लिख के आनी डेफिनेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मरे हुए प्लांट होते हैं, डेड प्लांट होते हैं, जो डेड एनिमल होते हैं, उनकी बॉडी पर से एक अपना खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें कौन सा न्यूट्रिशन बोला जाता है, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रोप्स। ये सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रोप्स। क्या समझ में आ गया पॉइंट, समझ में आ गया मैम, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पर एक पॉइंट बता रही हूँ, ये एग्जाम्पल है ना, अच्छे से पढ़ के चले जाना। हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, एग्जाम्पल देके पूछ लेगा एमसीक्यू में, बताओ ये कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है। एंड रिसेंटली अभी 2025 में जो 24 वाले एग्जाम हुए थे, उसमें भी डायरेक्ट पूछा गया था कि न्यूट्रिशन इसका कौन सा है। तो मेरे पढ़े हुए बच्चों ने बिना ऑप्शन पढ़े भी उस पर बता दिया था कि इसका आंसर ये है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। अच्छा इस पर कौन डिपेंड करता है, फंजाई, फंगस, ब्रेड, मोल्ड। ये नाम किसी भी, ये एक दूसरे के नाम ही है, बस किसी से भी आ सकते हैं। ब्रेड मोल्ड, ओके, म्यूकर, म्यूकर, ओके, राइजोपस, राइजोपस, ठीक है। इस ये तुम्हें 4-5 नेम याद करने हैं, ऐसे कैसे याद करने, तुम्हारे एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। फंजाई, ब्रेड मोल्ड, म्यूकर और राइजोपस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तुमने क्या समझा रही हूँ, राइजोपस फंगस है ना जो, उसके बारे में थोड़ा सा समझा रही हूँ। उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चलो ये मान लो 2 बना दिए मैंने, ठीक है। ये एक राइजोपस का स्ट्रक्चर है, ओके जी। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। ये पढ़ लेना, आ सकता है तुम्हारे सैम्पल पेपर में जरूर मिलेगा, स्पोरेंजियम। रूट्स को क्या बोला जाता है, राइजोइड्स। ये तुम्हें कैसे मिलेगा, डायग्राम बना के दे देंगे, लेबलिंग पूछेंगे ABC करके, ए बताओ क्या है, बी बताओ क्या है, ठीक है। किससे जुड़े होते हैं बेटा, अच्छा एक को क्या बोलते हैं, सिंगल। सिंगल को क्या बोलते हैं, एक सिंगल को क्या बोला जाता है, एक सिंगल को बोला जाता है, एक सिंगल को क्या, एक सिंगल को क्या बोला जाता है बेटा, एक सिंगल को बोला जाता है, एक सिंगल को बोला जाता है हाइफे, हाइफे, ठीक है। और इसने जो दोनों की कॉलोनी बना ली, बहुत सारे रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे बना लिए, कॉलोनी बना ली, कॉलोनी ऑफ हाइफे, कॉलोनी ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, माइसीलियम। ये छोटे छोटे टर्म्स है ना जो पूछ लेगी, जो तुम्हें स्कूल में तो कोई भी नहीं बताएगा, तो मार्क्स लेके आने हैं तो अच्छे से पढ़ो इसको, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाइफे, ये हाइफे, ये इसका हाइफे ही निकला हुआ है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो जुड़े हुए हैं 2, ये किससे जुड़े हुए हैं। अब ये इसका हाइफे ही है, ये इसकी एक और ब्रांच ही है, तो हाइफे से ही ये जुड़े होते हैं, हाइफे से ये जुड़े होते हैं, जॉइंट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बनते क्या है, स्पोरेंजियम है तो इसके अंदर छोटे छोटे ना दाने की तरह स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पोर्स।
और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन पार्ट में समझाऊंगी। क्या यहाँ तक समझा गया कॉन्सेप्ट? क्या यहाँ तक पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? एक को क्या बोला जा रहा है? हाइफे। पूरी कॉलोनी बनती है तो क्या बोलते हैं? माइसीलियम। जॉइन किससे हैं? सारे हाइफे। किससे? हाइफे से जुड़े हुए हैं सारी माइसीलियम की कॉलोनी। रूट्स को क्या बोला जाता है? राइजोइड। ए बी सी डी कुछ भी देकर के पूछ लेगा, इनको एक्सप्लेन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अच्छे से करना। हाँ जी, तो अब आते हैं, हमने सेप्रोफाइट्स पढ़ लिए, अब हम बढ़ते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि इन वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है बेटा? पैरासाइट्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जैसे सिर में जूं होती है ना, लाइस, पेट में कीड़े होते हैं छोटे बच्चे के, वॉर्म्स, तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ क्या करेंगे, उन्होंने जो खाना खाया ना उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। मान लो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर में जूं है या पेट में कीड़े हैं, उसने खाना खाया, तो वो जो वॉर्म्स या लाइस जो भी हैं वो उससे ब्लड सक कर लेंगे, उसका मतलब उससे न्यूट्रिशन ले लेंगे, बट उसको क्या करेंगे? मारेंगे नहीं। नुकसान होगा, थोड़ा बहुत ब्लड जाएगा, बट मारेंगे नहीं। उस वाले न्यूट्रिशन को बोला जाता है, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। It is a type of nutrition in which organism depends on others for their food। अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है, और जिन पर डिपेंड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? होस्ट। ठीक है, बट विदाउट क्या? विदाउट किलिंग देम, बिना उन्हें मारे। ये मरे और पर ही अपना खाना ले रहे हैं, मरे हुए से ही अपना खाना ले रहे हैं, बट ये बिना उन्हें मारे, नुकसान पहुंचाएगा बट बिना उन्हें मारे अपना खाना लेते हैं। ठीक है, बिना उन्हें मारे अपना खाना लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा लाइस आ जाएगा, एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे लीच आ जाएंगे, एग्जाम्पल इसमें वॉर्म्स आ जाएंगे, कुछ सारे नहीं। क्या समझ में आ गया? पॉइंट आ गया? ठीक है जी। अब लास्ट बच गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना तो खाएगा, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स फूड खाएगा, जैसे हम पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी चीजें खाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं, बट पेट में जाके उस चीज का पानी बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में जिसमें कन्वर्ट होगा, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये हम करते हैं ह्यूमंस। ठीक है, हम कुछ भी खाते हैं उटपटंग, ये करते हैं अमीबा, कुछ भी उटपटंग खाएंगे बट अंदर जाके सब लिक्विड बन जाता है, तो दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल बस इसमें ज़्यादा क्या याद करना है? एक तो तुम्हें एग्जाम्पल याद करने हैं, एक तुम्हें इसका डायग्राम ABC लेबलिंग किया होना चाहिए, वो याद करने हैं। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ, डायरेक्ट MCQ बन के आएगा। समझ में आ गया? तो ये देखिए हमारे हेटरोट्रोप्स के कुछ टाइप्स। नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अब पढ़ते हैं अमीबा का न्यूट्रिशन। चलो, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले वही, खाना खाएंगे, प्लेट में खड़ा खड़ा नहीं पचना शुरू होगा, खाना खाएंगे तो उसको ब्रेक डाउन करवाएंगे तो ब्लड में जाना जरूरी है, बॉडी में एब्जॉर्ब होना जरूरी है, एब्जॉर्ब होएगा तो ब्लड से हर बॉडी के पार्ट्स तक जाना जरूरी है, और जो वेस्ट बन गया उसका निकलना जरूरी है। एक सीक्वेंस में सारा है, तो पहले तो हमें सीक्वेंस याद होनी चाहिए, और इसी सीक्वेंस से हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अब देखो, अब हमें पता है कि अमीबा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। ओके जी, अब यहाँ से MCQ क्या बन के आएगा? सबसे पहले अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है? हमने दो पढ़े हैं, ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स। खुद तो खाना बना नहीं सकता, यूनिसेलुलर है, हेटरोट्रोप्स होगा। अब डेड एंड डिकेइंग पर भी डिपेंड नहीं करेगा, पैरासाइट किसी की बॉडी के अंदर भी नहीं जाता, तो सिंपल सी बात है, कौन सा न्यूट्रिशन शो करेगा? होलोजोइक। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए? तो इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड शोज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी, फिर वही तो होलोजोइक के स्टेप कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, क्या एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। अब होगा क्या, इस चीज़ को ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? मेड अप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को बोल रहे हैं यूनिसेलुलर। इसका मतलब उसकी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, उसकी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। तो क्या वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं? क्या वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे मैम। तो अपना खाना कैसे लेगा?
तो अपना खाना कैसे लेगा, हाथ पैर ही नहीं है ना उसके पास। तो सबसे पहले वो क्या करेगा बेटा, ये देखो ये फूड का पार्टिकल पड़ा है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अब जेली लाइक स्ट्रक्चर है तो अपने बॉडी को ही एक्सटेंड करना शुरू कर देगा, बॉडी को ही एक्सटेंड, देखो पहले इतना था, अब ये बॉडी को एक्सटेंड करता करता इतना ले गया, तो ये इसने जो नकली के ये जो हाथ पैर बना लिए ना, इस नकली के हाथ पैर को बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको, सीडोपोडिया। ठीक है, सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन से हम इसको याद कर सकते हैं। तो उसने नकली के हाथ पैर बना लिए, अब देखो पूरा अंदर ले लिया, पूरा अंदर ले लिया। अब इसने जो ये बना लिया ना, ये इसको बोला जाता है बेटा फूड वैक्यूल, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बना लिया इसने बना लिया मैम फूड वैक्यूल बना लिया। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर खाना है, ठीक है, तो सबसे पहले इंजेक्शन होगी। तो हाउ डज इंजेक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट नोन एज सीडोपोडिया। एज क्यों जरूरत पड़ी सीडोपोडिया की, एज अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी और वेल डिफाइंड ऑर्गन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, देयरफॉर उसने सीडोपोडिया की हेल्प से क्या ले लिया, खाना ले लिया। ठीक है, अब खाना जैसे ही अंदर गया उसकी बॉडी में क्या बन गया, एक फूड का वैक्यूल बन गया। पहले नहीं है फूड वैक्यूल, बाद में आकर बना है, फूड वैक्यूल बन गया, इसके अंदर फूड ज्यादा है। अच्छा, इसके अंदर फूड ज्यादा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म में ना बेटा, इस सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है। वो एंजाइम क्या करेंगे, बाहर ज्यादा है, फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम कम है, तो डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन होगी तो बाहर से एंजाइम सारे कहाँ एंटर करेंगे, फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करेंगे बाय डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन से क्या करेंगे, इस एंजाइम इस खाने का ब्रेक डाउन करवा देंगे। क्यों, बिकॉज डाइजेशन होता ही क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन करवा देंगे, और ब्रेक डाउन करवाते ही फूड वैक्यूल भी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। रप्चर होते ही डाइजेशन हो गया, सारे का सारा जो फूड निकला वो कहाँ उसमें डिफ्यूज हो जाएगा, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होने के बाद जिस इसके पार्ट को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट की, जिस भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो चला जाएगा इसके बॉडी के पार्ट्स तक, चला गया मैम। और लास्ट में अब जो वेस्ट रह गया उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। वो वेस्ट कैसे बाहर निकलेगा, मान लो ये सेल बॉडी है इसकी, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से क्या होगा, एक सेल वॉल थोड़ी सी रप्चर हो जाएगी, सेल वॉल थोड़ी सी रप्चर हो जाएगी, सारा वेस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और वापस से फिर क्या, ज्वाइन हो जाएगी। तो बाय रप्चरिंग द सेल वॉल इजेशन टेक प्लेस। क्या सारी कहानी समझ में आई, दोबारा समझो। सबसे पहले हमें पता है अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं है कुछ भी काम करने के लिए। तो वो क्या करेगा, बॉडी के सरफेस से अपना खाना क्या करेगा, इंजेस्ट करवाएगा, और बॉडी के सरफेस से वो क्या बना लेगा, सीडोपोडिया फॉल्स फीट बना लेगा, इंजेक्शन होगी। अब खाना जैसे ही अंदर आया, इसने एक वैक्यूल बना लिया, यहाँ पर इसे देखो, इसने एक वैक्यूल बना लिया, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में ये यहाँ चलेगी डाइजेशन, फूड वैक्यूल में चलेगी डाइजेशन। साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स ज़्यादा हैं, बाहर एंजाइम ज़्यादा है, फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स कम हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होगी तो बाहर से सारे एंजाइम्स कहाँ एंटर कर गए, फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर गए। वहाँ के एंजाइम उस फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद फूड वैक्यूल को भी ब्रेक डाउन कर देंगे। अटैक करने के बाद क्या होगा, सारे जो पार्टिकल्स हैं फूड के पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होने के बाद हर बॉडी के पार्ट को हर एक न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, हर एक बॉडी पार्ट को न्यूट्रिएंट मिलना, दैट इज एसिमिलेशन। ठीक है, अब जो वेस्ट है, हर किसी को अपना काम मिल चुका है खाने का, अब जो वेस्ट है उसको बाहर निकलना है, तो इजेशन टेक्स प्लेस बाय रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल, आफ्टर दैट सेल वॉल बिकम द रीयूनाइट। समझ में आ गया। तो इस तरह से न्यूट्रिशन अमीबा में होता है, इस तरह से अमीबा अपना खाना खाता है। इंपॉर्टेंट है, 50-50 चांस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट ये इंपॉर्टेंट है, समझो इसको ध्यान से। हो गया, ओके जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, दोबारा समझे। सबसे पहले क्या होगी, फर्स्ट स्टेप इंजेशन। इंजेशन टेक्स प्लेस बाय सीडोपोडिया, दैट इज फॉल्स फीट। ओके मैम।
नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन. डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस. वो कैसे होगी? एंजाइम्स मूव करेंगे कहाँ से? साइटोप्लाज्म से. साइटोप्लाज्म से कहाँ एंटर करेंगे? फूड वैक्यूल में एंटर करेंगे मैम. ओके जी करके फूड वैक्यूल में एंटर करके वहाँ इसकी ब्रेक डाउन करवा देंगे. थर्ड स्टेप में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन. अब जो फूड वैक्यूल भी ब्रेक डाउन होगी, खाना भी सारा टूट गया, तो हर बॉडी पार्ट्स तक एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी बॉडी में बाय डिफ्यूजन. ये सारा प्रोसेस डिफ्यूजन से ही चलेगा बिकॉज यूनिसेलुलर है. फिर एसिमिलेशन होगी. हर ऑर्गन के पास, हर सेल के पास, ऑर्गन नहीं बोलूँगी सॉरी, हर सेल के पास उनका उनका न्यूट्रेंट पहुंच जाएगा. और लास्ट में जो वेस्ट बच गया उसे क्या होना है? ईजेशन कैसे होगी? बाय रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल. बाय रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल. क्या कंसेप्ट सारा क्लियर है? क्या कंसेप्ट सारा क्लियर है? क्लियर है तो मैम आगे चलते हैं. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. अब हमारा इस न्यूट्रिशन टॉपिक का लास्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. प्लांट का हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया कंप्लीट, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ लिया कंप्लीट, अभी इंजेक्शन वाला स्टेप पढ़ लिया. अब हमने पढ़ना है ह्यूमंस का. इसके अलावा मैं एनिमल्स में बता दूं तुम्हें तो वर्बली बता देती हूँ. हमने एनिमल्स अपने 6th-7th ग्रेड में पढ़े हुए हैं. कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ओमनिवोरस, है ना. तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देती हूँ थोड़ा सा. अच्छा, हमने पढ़े हुए हैं कुछ समथिंग पढ़े हुए हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़े हुए हैं. एनिमल्स कौन कौन से पढ़े हुए हैं? हार्बीवोरस, इसको राइट डाउन कर लेना, बाद में मैं इसको रब कर दूंगी. हार्बीवोरस पढ़े हुए हैं. हार्बीवोरस कौन से होते हैं? जो किस पर डिपेंड करते हैं बेटा? किस पर डिपेंड करते हैं? घास फूस पर डिपेंड करते हैं ना. जो प्लांट्स वगैरह पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, है तो डिपेंडेंट ही प्लांट्स हैं. ओके जी. कार्निवोरस कौन से होते हैं? कार्निवोरस कौन से होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्लैश ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड होते हैं. एनिमल्स और की मीट मांस पर डिपेंड होते हैं. ठीक है. और ओमनिवोरस कौन से होते हैं? ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ओमनिवोरस होते हैं जो प्लांट मतलब प्लस फ्लैश दोनों पर जो डिपेंड होते हैं उसे बोलते हैं क्या? ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स. और यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ. वाई लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वाई लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोरस इज, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा. व्हाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोरस इज ग्रेटर देन कार्निवोरस. हार्बीवोरस की बॉडी की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, छोटी आंत होती है, वो कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ वाइज बड़ी क्यों होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों होती है पहले समझो बेटा. हार्बीवोरस ने क्या खाना है? प्लांट्स. प्लांट्स की बॉडी में क्या होते हैं? प्लांट्स में क्या मिलता है? रफेज वगैरह होती है. उनके प्लांट में एक मेन न्यूट्रिएंट क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है. सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? सेलुलेज एंजाइम चाहिए. और वो सेलुलेज एंजाइम कार्निवोरस की बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते, मतलब ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता. तो इसीलिए और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है बहुत ज़्यादा. पहली बात तो टाइम ज़्यादा लगने की वजह से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है ताकि इजीली डाइजेशन टेक प्लेस कर ले. समझ में आ गया? तो क्या इसका आंसर बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा, मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट में समझा देती हूँ. इसका आंसर बनेगा कि हार्बीवोरस ने क्या ईट करना है बेटा? क्या ईट करना है? ग्रास ईट करना है. ठीक है जी, ग्रास ईट करना है. ग्रास के पास क्या होता है? एक न्यूट्रिएंट सेलुलोज होता है. पहली बात तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम क्या लगता है? ज़्यादा लगता है. कभी देखा तुमने जो ये गाय होती है वो मुंह चलाती रहती है पूरा दिन, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया ना तो फिर भी मुंह चल रहा है उनका. क्यों? क्योंकि जो उनके र्यूमन्स होते हैं ना, मतलब र्यूमिनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं, तो वो डाइजेशन कर रही होती हैं. बहुत टाइम लगता है तो हर टाइम वो मुंह चलाती रहती हैं गायें वगैरह. तो उनका क्या हो रहा है? वो जो ग्रास वगैरह उन्होंने खाया हुआ है ना, उनकी डाइजेशन चल रही होती है बॉडी में, उसको लगता है टाइम ज़्यादा. इसी वजह से इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है. ठीक है, समझ में आ गया? हमारी छोटी क्यों होती है? बिकॉज हमने ग्रास ही नहीं खाना, हमें सेलुलोज ही नहीं खाना. सेलुलोज को पचाना ही नहीं है तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा ही नहीं, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? शॉर्ट. और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मिड टर्म के लिए एज वेल एज बोर्ड्स के लिए भी. हो गया?
ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना, मैं इसको रब कर रही हूँ एक बार, मेरे को भी ये स्लाइड चाहिए थी। चलो अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इस टॉपिक का, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक का लास्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, और यही काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसको बिल्कुल आराम से समझना। तो ये हमारा है पहले एक आउटलाइन डाइजेस्टिव सिस्टम की, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम की आउटलाइन तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा बना करके आएंगे। पहली बात तो समझ में आ गई। अब बनाना कैसे, बनाना कैसे, अभी मैं तुम्हें पूरा स्टेप समझा रही हूँ, पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ, तुम्हें सीक्वेंस सारी याद करवाऊंगी। अभी सारी सीक्वेंस याद होगी ना तो हमारी लेबलिंग करनी आसान है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इंजेशन। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इंजेशन। तो वही स्टेप्स तो वही रहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स तो वही हैं, अब हर स्टेप में अब काम अलग अलग होगा। तो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन इज द इनटेक ऑफ फूड, किसमें, माउथ में, इन द माउथ। अच्छा, एक यहाँ पे मैं तुम्हें कंसेप्ट क्लियर कर दूँ छोटी सी, माउथ में खाना शुरू होगा, माउथ में खाना शुरू होगा, माउथ से डाइजेशन शुरू होगी, ये पूरी ये कंप्लीट, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आ गया। ये बेटा एक ही ट्यूब है जो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन अपना शेप चेंज कर रही है। इस एक ही ट्यूब को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। इस एक ही ट्यूब को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है, जो अराउंड 6 to 9 मीटर इन लेंथ होती है। 6 to 9 मीटर इन लेंथ होती है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन ये अपने शेप को चेंज करती रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर आता क्या क्या है, इसके अंदर बेटा माउथ आता है, इसके अंदर बेटा ईसोफेगस आता है, मतलब फूड पाइप आती है, ओके ओके मैम। इसके अंदर बेटा स्टमक आता है, ठीक है मैम। इसके अंदर बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, ओके मैम। इसके अंदर बेटा लार्ज इंटेस्टाइन आती है, ओके मैम। इसके अंदर बेटा एनस आता है। तो ये कंप्लीट क्या फॉर्म करती है, ये कंप्लीट क्या फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद अब शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड इन द, सबसे पहले क्या शुरू हुआ, माउथ। तो सबसे पहले काम ही किसका है, माउथ का। इनटेक ऑफ फूड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ, इनटेक ऑफ फूड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, हाथों की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। सबसे पहले खाना जरूरी है, खाने को खाना जरूरी है, खाना खाएंगे तो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चलेंगे, है ना, डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहले हमने कर ली इंजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है डाइजेशन का। अच्छा, किस में एंटर किया है, माउथ में। अच्छा, माउथ को बोला क्या जाता है, माउथ अब याद करने का एक और तरीका है, माउथ में अब हमारा खाना है, या चलो इसको मैं आगे याद करवाती हूँ तुम्हें। सेकेंड स्टेप, अब इसको देखो, माउथ में खाना गया, इंजेशन कर ली, अब सारा काम माउथ में शुरू होगा। तो फर्स्ट जो सेकंड हमारा स्टेप है, दैट इज डाइजेशन, दैट इज डाइजेशन। अब देखो, डाइजेशन का मतलब क्या समझाया था मैंने, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपल में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द, इट स्टार्ट्स इन द, इट स्टार्ट्स इन द, कहाँ स्टार्ट होगी बेटा, ये माउथ में स्टार्ट होगी। अब जिसने मैम मेरे से पढ़ा हुआ ना बेटा, तो वो तो माउथ पे टिक करके आएगा। अगर क्वेश्चन आ गया कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट है, नहीं पढ़ के गया तो पता नहीं मुझे क्या लिख के आएगा। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, ठीक है। अब माउथ में क्या होता है, अच्छा दूसरी बात, माउथ से हम बोलते हैं बक 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 बक, सारा दिन करते हैं ना, माउथ से करते हैं, तो इसीलिए माउथ का एक और नाम क्या होता है बेटा, बक्कल कैविटी। क्या नाम होता है, बक्कल कैविटी, क्योंकि माउथ से हमने बक बक करनी है ना, तो वहीं से हमें याद हो जाएगा बक्कल कैविटी। अब समझना ध्यान से, माउथ में हमारे पास क्या क्या होता है, आपके मुंह में क्या क्या है, टीथ है, आपके माउथ में क्या है, टंग है, आपके माउथ में क्या है, सलाइव है ना। तो बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हमारी बक्कल कैविटी माउथ में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टीथ, टीथ, ओके मैम, टंग, ओके मैम, सलाइवा, ओके मैम, सलाइवा, ठीक है। दांत होते हैं, जीभ होती है, जुबान होती है, ये सलाइवा होता है, ठीक है जी। टीथ कितने टाइप के होते हैं बॉडी में,
आपके माउथ में टीथ कितने टाइप के हैं बेटा? 4 तरह के। मैंने किसको देखा? प्राइम मिनिस्टर को देखा। मैंने किसको देखा? पीएम को देखा। मैंने किसको देखा? पीएम को देखा। ICPM। मैंने किसको देखा? पीएम को देखा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर सीक्वेंस 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 इस साइड, 2 1 2 3 इस साइड, 8 8 16 16 और 16 32, तो टोटल टीथ कितने होते हैं? 32। ठीक है। और टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें तो 2 होते हैं, कौन कौन से? मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। दूध के दांत 6-7 साल बाद बच्चे के टूट जाते हैं, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आते हैं, दैट इज परमानेंट टीथ। ठीक है, समझ में आ गया। अब काम क्या क्या करेंगे? टीथ का काम क्या होता है? चबाने का, है ना, जो भी आपने बाइट वगैरह कुछ भी खाई उसको तोड़ने का। इट हेल्प्स इन क्रशिंग, ओके मैम, ग्राइंडिंग, ओके मैम, एंड कटिंग डाउन, टीयरिंग भी लिख सकते हैं इसमें, कटिंग द फूड पार्टिकल्स, किसमें? कटिंग द फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। हो गया बेटा याद? हो गया मैम याद? ठीक है, ये बेटा ये प्रैक्टिकल है सारी। तुम्हें पता है हमने खाना खाया, हम इंजेक्शन करेंगे, माउथ में खाना खाएंगे, जो उसके दांत है उसको चबाते हैं, है ना, तो प्रैक्टिकली बात है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसको चबाएंगे तो चबा लिया हमने, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको काट दिया। ठीक है। अब सलाइवा देखो, सबसे पहले सलाइवा क्या होता है बेटा? थूक होता है ना, हिंदी में बताऊं तो थूक होता है। थूक क्या करता है? सब खाने को गीला कर देगा, वेट कर देगा। इट हेल्प्स इन मॉइस्चन द फूड। अच्छा, क्यों गीला करना जरूरी है? ताकि सूखी चीज आगे निगली नहीं जाएगी। सूखी रोटी निकली नहीं जाती है ना, यहाँ से मैं तुम देसी भाषा में बता रही हूँ, सूखी रोटी निकली नहीं जाती, साथ में दूध लस्सी कुछ चाहिए होता है, समथिंग उसी तरह से समझो। अगर सलाइवा नहीं होगा तो फूड मॉइस्ट नहीं हो पाएगा, गीला नहीं हो पाएगा, तो आगे की तरफ ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होगा, है ना। तो इट हेल्प्स टू मॉइस्टन द फूड सो दैट easy transportation of food takes place। समझ में आ गया मैम? अगर समझ में आ गया तो अब मुझे ये बता दो कि टंग का क्या काम है? टंग क्या करेगा? इन दोनों को मिक्स करवा देगा। सारे सिर्फ चलाने का काम नहीं होता जीभ का, जो सारे दिन हम बक बक करते हैं, पूरे खाने को भी मिक्स करता है। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद किसके साथ? सलाइवा के साथ, ताकि पूरा का पूरा खाना मोस्ट हो, आधा अधूरा ना रह जाए। क्या पूरा स्लाइड जितनी बोर्ड पर लिखा हुआ है सारे कंसेप्ट क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया? इंजेक्शन किया। इंजेक्शन करने के बाद माउथ में खाना गया, माउथ में टीथ है, टंग है, सलाइवा है। टीथ ने खाने की ब्रेकडाउन कर दी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, सलाइवा ने उसको मॉइस्ट कर दिया ताकि इजीली आगे की तरफ निगला जा सके, और टंग ने पूरे को मिक्स करवा दिया ताकि हर फ्रेगमेंट खाने का पूरी तरह से मॉइस्ट हो जाए। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप सबने पढ़ा हुआ है, उसमें हमने ह्यूमन का जो पढ़ा था नर्वस सिस्टम के साथ एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर उस सिस्टम में बहुत सारे, और वो क्या करता है? केमिकल सिक्रिएट करते हैं जो अलग अलग फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। समथिंग लाइक दिस पढ़ा था। तो यही ग्लैंड्स हैं, यही कोई ना कोई सिक्रीशन करेगा, वही किसी ना किसी प्रोसेस में काम करेगा। समझ में आ गया? अब कौन सा प्रोसेस चल रहा है? डाइजेशन का। तो हर केमिकल कोई ना कोई डाइजेस्ट करवाएगा, किसी न किसी सब्सटेंस की डाइजेशन करवाएगा। तो यही पेपर में आएगा कि कौन सा सब्सटेंस किसकी डाइजेशन करवा के उस सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? तो सबसे पहले हमारे ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माउथ में, हमारे माउथ में, साइड में। अच्छा, याद क्या करना है? कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड। ओके मैम। अब याद कैसे करेंगे? 3S से। 3S मतलब 3S आएंगे इसमें, 3S आएंगे। सलाइवरी ग्लैंड है तो केमिकल कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज। ओके मैम, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है मैम, ये भी काम हो गया। किसकी डाइजेशन करवाएंगे? स्टार्च की डाइजेशन करवाएंगे। स्टार्च की डाइजेशन करवाएंगे। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। 1 नंबर में डायरेक्ट MCQ है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। समझ में आया? तो फूड का एक कंपोनेंट
जो स्टार्च है वो माउथ में डाइजेस्ट हो गया, माउथ में ब्रेक डाउन हो गया, तो इसीलिए बोलते हैं बेटा कि डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। समझ में आ गया? पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? बिल्कुल मैम समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अब अच्छा यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी और बात बता दूं, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इज नोन एज, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इज नोन एज, बक्कल कैविटी मतलब माउथ, माउथ की जो रूफ होती है ऊपर, जिसको अपन हिंदी में तलुआ बोलते हैं, तालू बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा? पैलेट। ठीक है, हो गया? ओके जी। अब देखो, अब इधर देखो, अब हमारा खाना, इसका सारा काम कंप्लीट हो गया, इसका सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इस खाने ने आगे की तरफ जाना है, फूड पाइप की तरफ। ये मान लो फूड पाइप है और फूड पाइप के साथ ही हमारे पास क्या लगा होता है? फूड पाइप के साथ ही, फूड पाइप के साथ ही हमारे पास एक और पाइप होती है जिसको हम, मैं क्या बोलती हूँ, इस तरह से, ये दोनों अरेंजमेंट दिख रही है, इस तरह से एक और पाइप होती है जिसे क्या बोला जाता है? विंड पाइप बोला जाता है, जिसमें हम जो सांस लेते हैं वो हवा अंदर जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। हमारे फूड पाइप के साथ ही बैक साइड पर एक और पाइप प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोला जाता है। अब इस देखो, खाने ने आना है फूड पाइप के अंदर, हवा ने जाना है विंड पाइप के अंदर, और मान लो खाना उछल के चला गया इसमें गलती से, तो ब्लॉकेज हो सकती है, वो रुक सकता है, हवा रुक सकती है, सांस लेना रुक सकता है। तो बेटा इन दोनों को प्रोटेक्शन करने के लिए भी एक फ्लैप लगा होता है, इनकी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? उस कवरिंग को बोलते हैं बेटा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये क्या करेगी? ये इस तरह से एक फ्लैप है, ये मान लो दोनों ट्यूब है, ये इस तरह से एक फ्लैप है, अगर हम सांस ले रहे तो ये फूड पाइप को कवर करके रखेगी, खाना खा रहे हैं तो विंड पाइप को कवर करके रखेगी, है ना, ऐसे। हो गया? तो उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। और ई से याद करेंगे, इट इज इलास्टिक इन नेचर। नेचर में क्या होती है? इलास्टिक, इलास्टिसिटी है तभी तो बेटा फ्लेक्सिबल है, तभी तो मूव कर रही है। रिजिड होती, हार्ड होती तो एक पे पड़ी रहती, एक पे पड़ी रहती। समझ में आ रहा है? ओके जी। अगर मान लो कई बार आपस देखते हैं भी, खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और साथ साथ में बोली भी जा रहे हैं, तो खांसी होती है ना। यही रीज़न है कि सांस बोलने के लिए हवा चाहिए, खाना खाने के लिए फूड पाइप, दोनों ओपन होगी, दोनों ओपन होगी तो खाना उछल के फूड पाइप में आ जाता है, तो सांस रोक देता है एकदम से, तब खांसी होती है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। तो अब हमारा सारा खाना कहाँ गया? ईसोफेगस में। और ये वाला बेटा, ये वाली सारी बात अभी हमारी किस में चल रही है? डाइजेशन में ही चल रही है। तो सेकंड स्टेप इज, अच्छा अब हमारा खाना कहाँ गया? अब हमारा खाना कहाँ एंटर कर गया? ईसोफेगस में। अब हमारा खाना कहाँ एंटर कर गया? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस का दूसरा नेम क्या होता है? फूड पाइप। ईसोफेगस का दूसरा नेम क्या होता है? फूड पाइप। समझ में आ गया? फूड पाइप। अब होगा क्या? देखो, ये मान लो फूड पाइप है, ठीक है, इसके अंदर पहली बात तो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे। इसके ऊपर जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। मेरी बताई हुई हर बात इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ये सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू तो हल्के हल्के सीलियाज होंगे इसके ऊपर, और सीलिया क्या करवाते हैं? खाने की मूवमेंट करवाते हैं। तो ये क्या करवाएंगे? खाने की मूवमेंट करवाएंगे अंदर की तरफ, खाने की मूवमेंट करवाएंगे अंदर की तरफ। और ये मान लो एक फेलोपियन ट्यूब कह रही हूँ, सॉरी, ईसोफेगस फूड पाइप है, खाना अंदर की तरफ आएगा तो ऐसे ऐसे अपन निकलते हैं ना, ये चीज़ कई बार बल्जिंग हो जाती है, ऐसे 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 करके अंदर आएगा, ठीक है। और इसकी इस मूवमेंट को ही क्या बोला जाता है? इस खाने की वजह से इसके अंदर जो मूवमेंट चल रही है उसे क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है बेटा? डेफिनेशन आ सकती है इसमें, एक्सपेंशन एंड, it is the movement in which expansion and contraction of food pipe takes place, which transport the food किससे? फ्रॉम माउथ से लेकर के कहाँ एंटर करवा देगा? कहाँ एंटर करवा देगा? स्टमक में एंटर करवा देगा, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज, दिस प्रोसेस, मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। हर बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमारा खाना माउथ से निकल के आ गया, फूड पाइप में चला गया, अब कहाँ एंटर करेगा? वो स्टमक में एंटर करेगा। तो ये सारा स्टेप हमारा काम सारा डाइजेशन में ही चल रहा है, ध्यान रखना।
हमारा कहाँ एंटर कर गया खाना, स्टमक में एंटर कर गया। अब इस चीज़ को देखो, ये जैसे मैं ये खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ स्टमक है, इस साइड कौन सी साइड है, ये मेरी ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। तो यहीं से हमने याद करना है, अच्छा ये ऐसे आके ऐसे मुड़ गया, ऐसे हम क्या बनाते हैं, जे बनाते हैं। तो बस यही अभी अभी नहीं याद करना है, यही हमने अभी याद करना है। क्या याद करना है, स्टमक के बारे में, स्टमक के बारे में। स्टमक इज द जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द, कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं छोटी सी बात और बता दूं, इस स्टमक के लेफ्ट साइड पर भी, इसके स्टमक के ही लेफ्ट साइड पर यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन मैं तुम्हें सर्कुलेशन में करवाऊंगी, इट इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, करवाऊंगी ट्रांसपोर्टेशन में आगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, तो स्टमक इज द जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। क्या करेगा, जे शेप पढ़ लिया, करेगा क्या, करेगा क्या बेटा, खाने को चर्न करवाएगा। इसके अंदर खाना क्या रहता है, 2 से 4 घंटे खाना पड़ा रहेगा, 2 से 4 घंटे खाना खाया और 2 से 4 घंटे 2 to 4 आवर इसमें रहेगा स्टमक में खाना, और उस ड्यूरेशन में खाने की क्या होती रहेगी बेटा, चर्निंग होती रहेगी। चर्निंग का मतलब क्या है, गोल 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 घूमता रहेगा और सारे खाने को किस में कन्वर्ट कर देगा। पहले हमने खाया सॉलिड, बाइट होगी, फ्रेगमेंट हो गए, सॉलिड ही हैं, बट अब चर्न होने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करवा देगा, सेमी सॉलिड पेस्ट में। इसीलिए बोलते हैं खाना खाते ही तुरंत लेटना नहीं चाहिए, हम लेट जाते हैं, क्यों, क्योंकि अभी तो खाना पेट में ही पड़ा है, तो वापस रिफ्लक्स होने के चांसेस रहते हैं, वॉमिट होने के चांसेस हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो थोड़ी सी वर्किंग वगैरह करनी चाहिए, वॉकिंग वगैरह। 2 to 4 आवर इसकी क्या रहती है, चर्निंग होती है और सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये देखो इस तरह का हमने बनाया था हमारा स्टमक, ठीक है, ठीक है। अब इसकी वॉल्स पे क्या होता है, फर्स्ट ग्लैंड हमारा कहाँ प्रेजेंट था, माउथ में प्रेजेंट था, सेकंड ग्लैंड हमारा कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है। इसकी वॉल के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसकी वॉल के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, उस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कैसे याद करेंगे, माउथ में सलाइवा बनता था तो ग्लैंड का नाम हमने याद कर लिया सलाइवरी ग्लैंड। पेट में गैस बनती है ना, किसी किसी के पेट में गैस बनती है तो पेट के ग्लैंड का नाम क्या याद कर लेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड है तो कोई ना कोई सिक्रीशन करेगी, ये क्या सिक्रीट करता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस। ये क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के पास 3 कंपोनेंट है, इसके पास 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, HCl, कौन कौन से म्यूकस और कौन कौन सा पेप्सिन। समझ में आया, इसके पास 3 कंपोनेंट है और 101% श्योर, 200% श्योर इसमें से एक का काम पूछा जाएगा, ठीक है। कैसे पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछेंगे, सीधी सी बात है। सबसे पहले HCl, फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके जी। म्यूकस क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, ये सिक्रीट करती हैं। और पेप्सिन क्या करवाएगी, अभी हम समझते हैं, ओके जी। पहले देखो, इनमें से 2 ऐसे कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, दिस इज HCl एंड म्यूकस। पहली बात तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, HCl और म्यूकस एक दूसरे की प्रेजेंस में काम करेंगे, क्यों काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, अभी समझते हैं। HCl की फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पेट का, स्टमक का खुद का एसिड है, खुद का एसिड है। तो ये क्या करेगा, तुमने बिना हाथ धोए खाना खाया है तो उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं पेट में खाने के साथ साथ, उसको सबको किल कर देगा, उनको सबको किल कर देगा। फर्स्ट इट हेल्प्स यू, इट किल्स द बैक्टीरिया, इसने सबसे पहले क्या कर दिया, बैक्टीरिया को किल कर दिया मैम। दूसरा, अब मीडियम कौन सा है इसका, एसिडिक, तो खाने को क्या बना देगा, एसिडिक। इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड, इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड, इसको क्या बना देगा बेटा, ये एसिडिक बना देगा, एसिडिक बना देगा। 2 काम समझ में आ गए, ठीक है। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन सलाइवरी अमाइलेज एस से, एस ने डाइजेस्ट करवाया था, स्टार्च को डाइजेस्ट करवाया था। पेप्सिन पी से हमारे खाने में क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स होते हैं। पी से हमारे खाने में क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करवा देगा, डाईपेप्टाइड में तोड़ देगा, डाई
पेप्टाइड में तोड़ देगा। और ये डाईपेप्टाइड कौन कौन से होते हैं, ये पेपर में तुम्हारे पूछा जा सकता है। किस में तोड़ देगा, डाईपेप्टाइड में तोड़ देगा। और डाईपेप्टाइड कौन कौन से होते हैं, पेप्टोन्स प्लस पेप्टिनोजेंस। ये अलग बुक में अलग अलग दे रखे हैं, मतलब प्रोटीन के ही सब पार्ट्स में तोड़ देगा इसको, ठीक है। टूट गया, ओके जी। अब ये दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में काम करेंगे, खाना आएगा तभी मीडियम बनेगा, प्रोटीन आएगा, इसलिए एक दूसरे की प्रेजेंस में काम करें, ठीक है मैम। तो ये क्या करेगा, ये एक स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस है। देखो एक तो इसका खुद का HCl है, ठीक है। एक हम ऊट पटंग चीज़ें खाने से हमारे पेट में गैस बन जाती है ना। और वो जो गैस बनती है ना बाहर की चीज़ खाने से, वो हार्मफुल है, वो क्या करेगी, इसकी वॉल पर अटैक करना शुरू करती है, इसकी वॉल पर अटैक करना शुरू करती है, जिसमें पेट में गड़बड़ से स्टार्ट हो जाती है, पेट में अटैक करना शुरू करती है। बट इसकी वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस। वो इस एक्सेसिव HCl को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, स्टिक करवा लेती है अपने साथ, ताकि इसकी वॉल बची रहे, ठीक है। बच गई, ओके जी, बच गई, इसकी वॉल बच गई। अगर बच गई तो यहां से क्वेश्चन आता है, वट आ सकता है क्वेश्चन, वट इफ mucus is not present in the stomach, is not present in the stomach। अगर म्यूकस लेयर नहीं प्रेजेंट होगी स्टमक में, तब क्या होगा, एज वी नो म्यूकस इज अ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड द वॉल्स ऑफ द स्टमक, ठीक है, हो गया। if mucus is not present here, then excessive HCl will rupture or will break down or will damage the inner wall of the stomach, ठीक है, and cause a disease known as peptic ulcer। और फिर एक बीमारी कॉज कर देती है जिसे क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारा सारा स्टमक के बारे में, क्लियर है, डन। तो सबसे पहले क्या था, इंजेक्शन हुई, इंजेक्शन में हमने खाना माउथ में लिया, अब हमारी स्टार्ट होगी डाइजेशन। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, टीथ, टंग और सलाइवा प्रेजेंट है। खाने का टीथ ब्रेक डाउन करवाएंगे, सलाइवा मॉइस्ट करेगा खाने को, और वो क्या कर देगा, टंग क्या करेगा, सबकी मिक्सिंग करवा देगा। अब खाना कहाँ एंटर कर जाता है, ईसोफेगस में एंटर कर जाता है। ईसोफेगस की जो लेयर है, वॉल है, वो किससे बनी हुई है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से, जो क्या करेगी, खाने की मूवमेंट करवाएगी आगे की तरफ, ठीक है। और उस खाने की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें ईसोफेगस की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन चलती है, एंड प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। अब हमारा खाना कहाँ एंटर कर गया, स्टमक में एंटर कर गया। स्टमक इज द जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट अराउंड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इसमें खाना 2 से 4 घंटे तक रहेगा, और खाने की इसमें गोल गोल मशीनरी स्टमक की इसको घुमाती रहेगी, इसकी चर्निंग करवाती रहती है, और खाने को किस में कन्वर्ट करवाती है, हमारी सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट करवाती है। फर्स्ट ग्लैंड हमने पढ़ा था माउथ में, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट करवा करके स्टार्च की डाइजेशन करवाता है। सिमिलरली सेकंड ग्लैंड हमारा है, पेट में गैस बनती है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करवा करके 3 कंपोनेंट देता है, और 3 कंपोनेंट के हमने अलग अलग काम कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट आएगा कि अगर म्यूकस नहीं प्रेजेंट तब क्या होगा, म्यूकस नहीं प्रेजेंट तो एक्सेसिव HCl क्या कर देगी, इसकी इनर वॉल को ब्रेक कर देगी और एक बीमारी कोस कर देगी, वहां पर होल पोर्स क्रिएट कर देती है, और एक उसको क्या बोलते हैं, बीमारी को क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। क्या यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल मैम, पॉइंट क्लियर है। अगर बेटा पॉइंट क्लियर है तो मुझे एक बात बताओ, ईसोफेगस से खाना यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है जो खाने को वापस नहीं रिफ्लेक्स नहीं होने देता। हर बार खाते ही हम लेट भी सकते हैं, लेट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टी हर टाइम नहीं आती, वॉमिटिंग हर बार नहीं होती, मतलब रिफ्लेक्स से प्रिवेंट कौन करता है, यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है, एक स्फिंक्टर लगा होता है, उस स्फिंक्टर को बोलते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ईसोफेगस के नीचे है तो इसे बोलेंगे हम ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इसे बोलते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर। पॉइंट क्लियर? ठीक है। तुमसे पूछ सकता है कि कौन सा स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन पूछ सकता है, तो ये सारी बातें तुम्हें याद रहनी चाहिए। ठीक है। हो गया। अब स्टमक में क्या होगा, अब देखो एक बार, स्टमक में हमारा अभी तक हमारा स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका है, अभी तक हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है। अब खाना देखो, खाना कहाँ एंटर कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहे हैं, बट इससे पहले ये एक ऑर्गन है, इससे पहले ये एक ऑर्गन है ना। ये है क्या, ये बेटा ग्लैंड्स है,
ये क्या है, ग्लैंड्स है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसके साइड में जो ग्लैंड्स आ रहे हैं उनके बारे में। फर्स्ट ग्लैंड हमारा कौन सा है, लीवर। लीवर, तो हमने याद क्या रखना है लीवर के बारे में, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। साइज कितना होता है अराउंड, वेट की बात करते तो 1.5 से अराउंड 2 kg के अराउंड इसका वेट होता है, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब मेरी इसको देखना ध्यान से, लीवर के अंदर ये एक ऑर्गन दिख रहा है, ये मैंने जो व्हाइट मार्क किया है ना, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा गॉल ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। तो लीवर के अंदर एक और झिल्ली टाइप से एक प्रेजेंट होती है, एक जेली सी प्रेजेंट होती है। एक सेकंड होल्ड करो। हाँ जी, तो लीवर के अंदर जो ये झिल्ली प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, उस ऑर्गन को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। उस ऑर्गन को क्या बोला जाता है बेटा, गॉल ब्लैडर। अब सारा काम इसका है, अब सारा काम इसका है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड हमने पढ़ लिया कि लीवर है, लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर है। तो ग्लैंड ही ना, सिक्रीशन यहीं से शुरू होगी। तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा बेटा, एक जूस सिक्रीट करेगा जिसे क्या बोला जाता है, बाइल जूस। जिसे क्या बोला जाता है, बाइल जूस। और ये बेटा येलो ग्रीनिश कलर का होता है, येलो ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है जी, हो गया। अब इस जूस के पास क्या होता है, कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं बाइल सॉल्ट, जिसको क्या बोला जाता है, बाइल सॉल्ट। अब ये बाइल सॉल्ट क्या करेगा, समझना ध्यान से, इस चीज को एक ध्यान से बात देखो। मेरा खाना अब सारा कहाँ आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट हम बात इसकी कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो यहाँ से बाइल जूस निकलेगा ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यहाँ से जो भी जूस निकलेगा वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो फाइनल डाइजेशन कहाँ करवाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में करवाएगा। खाना हमारा उधर नहीं जाएगा, यहाँ से जो सिक्रीशन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, ठीक है। तो अब देखो, अब इसने जो बाइल सॉल्ट सिक्रीट किया ना, अभी तक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया वो एसिडिक मीडियम का आया था, तो ये उस एसिडिक मीडियम वाले खाने को कन्वर्ट करके बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। तो इट मेक्स द मीडियम ऑफ द फूड, मेक्स द मीडियम ऑफ द फूड क्या बना देगा, अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, मीडियम कैसा बना देगा, अल्कलाइन बना देगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक क्या क्या हो गया, अभी तक हमने स्टार्च डाइजेस्ट करवा दिया, अभी तक हमने प्रोटीन डाइजेस्ट करवा दिया। तो अब ये क्या करवाएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब ये क्या करवाएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाएगा। अब ये क्या करवाएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाएगा। अब मैम ये इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन इज द breakdown of large globules of fat। डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी पेपर में, अच्छे से याद करके जाना। large globules of fat into small globules of fat, क्या पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अभी इसने फैट को तोड़ा नहीं है, तोड़ा इन द सेंस भी डाइजेशन नहीं करवाई है, किसी और में कन्वर्जन नहीं करवाई है, सिर्फ बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स को छोटे में कन्वर्ट करवाया है, सिर्फ ऐसे तोड़ा है, दूसरे सब्सटेंस में नहीं तोड़ा। समझ में आ गया, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये कहाँ होगा, ये सिक्रीशन जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां जाके खाना टूटेगा, ये सारी चीजें होएगी, ना कि खाना हमारा लीवर में जाएगा। समझ में आ गया, आगे समझ में, ठीक है। और अगर गॉल ब्लैडर के अंदर बेटा, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस के साथ साथ में बाइल सॉल्ट में क्या होते हैं, कुछ और भी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर ये बाइल सॉल्ट बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है या बॉडी में किसी तरह की मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाती है तो गॉल ब्लैडर में बेटा स्टोन होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ बाइल सॉल्ट इन द लिवर। समझ में आ गया, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें होती है। डन। तो ये था हमारा किसके बारे में, लीवर के बारे में, ठीक है जी। अब हम इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करूंगी।
हो गया? ओके जी। अब अगर हमने ये पढ़ लिया तो अब एक साइड पर लीवर था और उस साइड पर क्या था? पैनक्रियाज था। तो अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में। अगर लीवर बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड था तो पैनक्रियाज कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट ग्लैंड होता है। ओके जी, लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। वो क्या सिक्रीट करता था? बाइल जूस सिक्रीट करता था। ये क्या सिक्रीट करेगा बेटा? पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करेगा। ये क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करेगा। ठीक है, उसने अलग अलग काम किए थे, अब ये भी अलग अलग काम करेगा। कैसे? इस पैनक्रिएटिक जूस के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? लाइपेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। हो गया? हो गया? हो गया मैम। अब ये लाइपेज क्या करेगा? सुनो अब ध्यान से। बाइल जूस ने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाई है, मतलब फैट के बड़े पार्टिकल्स को छोटे में तोड़ दिया, बट फाइनल कन्वर्जन उस फैट के कौन करवाएगा? हमारा लाइपेज करवाएगा। उस फैट को किस में तोड़ देगा? फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तोड़ दिया मैम। पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में तोड़ा था। पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में तोड़ा था। उस डाइपेप्टाइड को फर्दर कन्वर्जन कौन करवाएगा? हमारा ट्रिप्सिन करवाएगा। फर्दर कन्वर्जन हमारा कौन करवाएगा? ट्रिप्सिन करवाएगा। और ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? उस डाइपेप्टाइड को फर्दर किस में कन्वर्ट करवा देगा बेटा? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करवा देगा। और हमारे पास बेटा 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बनते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हर अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि पेप्टिन वाला काम चल रहा है। ठीक है, कितने सारे जुड़ गए? बहुत सारे। बहुत सारे के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड लगेगा दैट इज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो डाइपेप्टाइड किस में कन्वर्ट हो गए? अमीनो एसिड में। ओके जी। स्टार्च को डाइजेशन स्लाइवरी अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट में कर दिया था। अब वो फाइनल कार्बोहाइड्रेट्स हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में स्टार्च जो खाना जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट्स की बॉडी में ये स्टोर हुआ था स्टार्च की फॉर्म में, और ह्यूमंस एनिमल्स की बॉडी में ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये वाला चार्ट बेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। डायरेक्ट एमसीक्यू, फिलअप, मैच, किसी तरह से भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लीवर की सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, पैनक्रियाज की सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, तो खाने की हर चीज़ टूट गई। खाने की हर चीज़ टूट गई जी। ठीक है जी। अब हमारा खाना कहाँ एंटर कर गया? अब हमारा खाना कहाँ एंटर कर गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। ठीक है, आ गया था, सारी चीज़ों ने सिक्रीशन कर दी। तो सबसे पहले जिस पार्ट से एंटर करेगा यहाँ पर भी एक ढक्कन लगा होता है जो खाने को बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। उस ढक्कन को बोलते हैं, स्टमक के नीचे है, उस ढक्कन को बोलते हैं बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर। पहला स्फिंक्टर लगा होता है यहाँ पर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नेक्स्ट स्फिंक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, जिसको नाम क्या देते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? इसको रब कर रही हूँ मैं, एक बार लिख लेना। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अभी तक हमारा सारी चीज़ों की डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है ना। तो फाइनल डाइजेशन होने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करता है? खुद का भी एक जूस सिक्रीट करता है, जिसे बोलते हैं बेटा इंटेस्टाइनल जूस, जो सारी चीज़ों की क्या करवा देगा? मिक्सिंग करवा देगा और पूरा का पूरा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? लिक्विड में। जितने भी एंजाइम्स इस पूरे प्रोसेस में यूज होते हैं उसे बोलते हैं कैटालिस्ट। उसे बोलते हैं कैटालिस्ट। लिविंग की बॉडी में यूज हुए तो इसका हम नाम लिख सकते हैं बायो कैटालिस्ट। तो दीज आर द सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द बॉडी, लिविंग बॉडी। समझ में आ गया? कैटालिस्ट। चलो, तो अभी तक हमने पढ़ा था, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इंजेशन और डाइजेशन। इंजेशन में हमने खाना माउथ में ले लिया था, डाइजेशन में स्टार्ट कर ली थी माउथ से। ठीक है, टीथ, टंग, सलाइवा ने सारा काम कर लिया था। उसके बाद
खाना कहाँ चला गया था हमारा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस से खाना कहाँ चला गया, स्टमक में। स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन हो चुकी है, सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस हमने पढ़ लिया। फिर हमारा खाना कहाँ एंटर कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इधर से लीवर की सिक्रीशन आ गई, इधर से पैनक्रियाज की सिक्रीशन आ गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली कंप्लीट चर्निंग होकर के सारा खाना किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। इंटेस्टाइन ने खुद का भी क्या किया, जूस सिक्रीट किया, कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ भी अगर कोई चीज़ रहेगी तो फाइनल सारी चीज़ों की क्या कर देगी, डाइजेशन कर देगी। तो स्टार्ट कहाँ हुई डाइजेशन बेटा, माउथ में। कंप्लीट कहाँ हुई बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ गया, डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया मैम। अब हमने क्या याद रखनी है बात, अब हमने क्या बात याद रखनी है, हमने अब एक बात याद रखनी है कि माउथ से बोलते हैं, तो माउथ में जो खाना टूटा है, माउथ में जो खाना टूटा है उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है बोलस। माउथ में जो खाना बनता है, टूटता है, खाते हैं, उसे बोलते हैं बोलस। याद करने का सीधा सा तरीका है, माउथ से बोल रहे हैं, माउथ से हम बोलते हैं, तो बोलने वाला खाना कैसे हो जाएगा, बोलस। ठीक है जी। सेकंड खाना कहाँ डाइजेस्ट हुआ, स्टमक में। स्टमक के स्पेलिंग में क्या आ रहा है बेटा, एम, तो स्टमक वाले खाने को बोलते हैं बेटा काइम, काइम। एम स्टमक में आ रहा है, एम हमारे काइम में आ रहा है, तो इसके खाने को हम क्या बोल देते हैं, काइम बोल देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एल आ रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो खाना पूरी तरह से टूट चुका है, अब उस खाने का नाम क्या बन जाता है बेटा, काइल। क्या नाम बन जाता है, काइल। इसको मत भूलना, माउथ से बोलते हैं तो माउथ का खाना जो डाइजेस्ट हो चुका, बोलस। स्टमक में आ रहा है एम, तो अब स्टमक में जो डाइजेस्ट हो चुका है उस खाने को बोलते हैं काइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है स्मॉल, अब जो खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर जो बन चुका है दैट इज काइल। क्या पॉइंट समझ में आ गया, क्या पॉइंट समझ में आ गया? अगर पॉइंट समझ में आ गया तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली साइड पर इस तरह से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगी होती है, इस तरह से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगी होती हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, विलाई। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, विलाई। अब ये हाथ की तरह यहाँ भी खाना लेगी, इधर से भी खाना एब्जॉर्ब करेगी, इधर से भी खाना एब्जॉर्ब करेगी, इधर से भी, इधर से भी, ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो विलाई हेल्प्स इन द, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। एक बेटा एक फिंगर से एब्जॉर्प्शन करवानी, एक बेटा सारी फिंगर से एब्जॉर्प्शन करवानी। ज़्यादा सरफेस एरिया किसका, पूरी फिंगर का। तो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इंक्रीज द surface area, increase the surface area for digestion, absorption, sorry, for absorption, surface area for absorption। हो गया। करते क्या है, करते क्या है, ये मान लो एक विलाई है, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं, ये है हमारी विलाई, और विलाई के अंदर एक छोटी सी विलाई होती है जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो विलाई। हो गया मैम। इस माइक्रो विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इस माइक्रो विलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं लेक्टील्स, लेक्टील्स। अब खाना एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, मतलब ब्लड के पास चला जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, नोट डाउन कर लो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगी। तो एब्जॉर्प्शन के बाद अब हमने हमारा फोर्थ स्टेप क्या, बिल्कुल छोटा छोटे काम रह गया। फोर्थ स्टेप इज, आवर फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन, आवर फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। अब जो ये खाना एब्जॉर्ब हो चुका है, विलाई ने खाना एब्जॉर्ब कर लिया और विलाई के पास हमने पढ़ी हैं कुछ ब्लड वेसल्स, तो अब खाना कहाँ जाएगा, उस ब्लड में जाएगा। खाना कहाँ जाएगा बेटा, फ्रॉम विलाई, विलाई से, फ्रॉम विलाई, विलाई, फूड इज एब्जॉर्ब्ड, फूड इज एब्जॉर्ब्ड या ट्रांसपोर्टेड लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड किसमें, इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड, किसके द्वारा, वाया ब्लड वेसल्स, वाया ब्लड वेसल्स। एंड नाउ, और अब थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू, थ्रू ब्लड all the digested food is transported to
रिस्पेक्टिव सेल या रिस्पेक्टिव ऑर्गन, रिस्पेक्टिव सेल या रिस्पेक्टिव ऑर्गन, जिसको जिस पार्ट की रिक्वायरमेंट है उसके तक वो पहुंच जाएगा, पहुंच गया जी मैम, ओके जी। अब देखो इधर, यहाँ तक समझ में आ गया, तो छोटे छोटे कंसेप्ट थे, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। माउथ से खाना लिया, माउथ से ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक में आ गया, स्टमक में आने के बाद गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन ने सिक्रीशन ली लीवर से, स्मॉल इंटेस्टाइन ने सिक्रीशन ली पैनक्रियाज से, स्मॉल इंटेस्टाइन ने पूरी डाइजेशन करवा ली, यहाँ पर क्या है विलाई, विलाई ने एब्जॉर्प्शन करवा ली और हर बॉडी पार्ट तक ब्लड के थ्रू हमारा खाना पहुँचा दिया। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। देखो ये है हमारा स्टमक, ओके जी, यहाँ से एंटर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके जी, होगी जी, यहाँ से एंटर होगी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, होगी जी, और यहाँ से निकल गया बाहर, निकल गया जी। चलो अब देखो जिस पार्ट से एंट्री हुई है सब्सटेंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में, पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसको बोला जाता है बेटा डेड्यूनम। क्या बोलते हैं उसको? डेड्यूनम, ठीक है। अंदर की तरफ जो भी सी शेप्ड कॉइलिंग आ रही है, सी शेप्ड कॉइलिंग आ रही है, इन्हें बोलते हैं जेजुनम, इन्हें बोलते हैं जेजुनम, ओके जी। जिस पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना लार्ज इंटेस्टाइन में खाना एंटर किया है, इस पार्ट को बोलते हैं इलियम, इस पार्ट को बोलते हैं इलियम, हो गया। अब इलियम में कौन सा जाएगा बेटा? वेस्ट फूड जाएगा। इलियम में क्या जाएगा? वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा। अब ये अनडाइजेस्टेड कौन सा हो सकता है? वेस्ट जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, या जो हमारी बॉडी को, जैसे मान लो भूख थी हमारी 4 चपाती की और हमने गलती से, या 2 चपाती की थी और हमने 4 खा ली, तो वो जो 2 बचेंगी ना तुम्हारी, वो जो 2 थी एक्स्ट्रा भूख वाली, वो भी हमारे लिए अनडाइजेस्टेड में आ जाती है, ठीक है। तो अब वो खाना कहाँ जाएगा? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन में एक और सब्सटेंस डाइजेस्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? वाटर। डायरेक्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि वाटर कहाँ डाइजेस्ट होता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब खाना कहाँ आ गया? हमारा इलियम के थ्रू एंटर कर गया लार्ज इंटेस्टाइन में। ध्यान से समझना, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। अब देखो, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने वाले का नाम क्या है? असेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। फिर जाएगा इस डायरेक्शन में, ग्रीन वाला पार्ट समझना। फिर जाएगा इस डायरेक्शन में, इस वाले का नाम क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन। इस वाले का नाम क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है जी। अब खाना कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। नीचे वाले का नाम क्या है? नीचे हम ऐसे डिसेंड करते हैं, नीचे वाले का नाम क्या है? डिसेंडिंग कोलोन। और फिर कहाँ स्टोर हो जाएगा? रेक्टम में। कहाँ स्टोर हो जाएगा? रेक्टम में। रेक्टम इज द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड। और फिर एनस के थ्रू कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? इसको मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इसको देखो, बड़ा सारा बना के देखते हैं। ये है हमारा स्मॉल स्टमक, स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, मान लिया एग्जाम्पल। ऐसे समझते, चलो इस साथ साथ और भी बना देते हैं। चलो अब देखो, जिस पार्ट से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, इस पार्ट का नाम क्या है? डेड्यूनम, ओके। सी शेप पार्ट का नाम क्या है? जेजुनम। जिस पार्ट से लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा उसका नाम क्या है? इलियम। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो ऊपर लेकर के जाएगा उसका नाम क्या है? असेंडिंग, ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में असेंडिंग कोलोन। जो बिल्कुल स्ट्रेट लेकर के जाएगा इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। अब जो नीचे की तरफ लेकर के आएगा खाने को, इसको क्या बोलते हैं? नीचे घटते क्रम में डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। अब डिसेंडिंग कोलोन के बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है जिसे बोलते हैं बेटा रेक्टम। इस रेक्टम के अंदर जो भी तुम्हारा वेस्ट होगा ना, वो टेम्परेरी स्टोर होगा अनटिल अनलेस रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट नहीं होते। और फिर हमारा कौन सा पार्ट आ जाता है? एनस। इस एनस के थ्रू सारा ईजेशन टेक प्लेस करेगी, सारा वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो 4 स्टेप हमने एसिमिलेशन तक तो पढ़ लिए थे। लास्ट स्टेप हमारा कौन सा है? ईजेशन। ईजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ईजेशन। क्या सारी कहानी समझ में आ गई? क्या सारी कहानी समझ में आ गई? माउथ से स्टार्ट करेंगे, ईसोफेगस में एंटर करेगा,
ग्लैंड्स आएंगे, स्टमक में एंटर करेगा, ग्लैंड्स आएंगे, फिर यहाँ से लीवर से सिक्रीशन लेगा तो कुछ ग्लैंड से, और यहाँ से पैनक्रियाज से सिक्रीशन लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फाइनल चर्निंग होकर कंप्लीट डाइजेशन होगी, फिर कुछ वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकलेगा, रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होगा और एनएस से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये था जी कंप्लीट बेटा हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इस टॉपिक में बेटा मेरे को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले मुझे लगे पेपर में आने लायक हैं, मैंने तुम्हें बेटा सारे करवा दिए, सारी इसकी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, हर क्वेश्चन की सेंस करवा दी। अब इस वीडियो को बेटा बार बार देखो, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ड्रॉप डाउन करो, आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे। फिर भी बार बार वीडियो को देखते रहो और मेरे साथ जुड़े रहो आगे के पूरे चैप्टर्स को करने के लिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।